हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो सर्कुलर मोशन की सीरीज में स्टार्टिंग के जो 2 लेक्चर हैं उसके अंदर हमने बेसिक जो V इक्वल टू आर ओमेगा है उसके बारे में थोड़ी सी कहानी पढ़ी थी और कुछ क्वेश्चन भी वहाँ पे डिस्कस किए थे। तो इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे एक्सेलरेशन के बारे में कि सर्कुलर मोशन के अंदर कितने तरीके के एक्सेलरेशन एक्ट होंगे और कैसे उनको एनालिसिस करेंगे, कैसे वहाँ पे फॉर्मूलाज वगैरह और कैसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ठीक है, तो अभी जो हम ये पार्ट जो पढ़ रहे हैं सर्कुलर मोशन के अंदर, दिस इज द काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। अभी मैंने फोर्स की कोई बात नहीं करी है, अभी खाली हम मोशन की बात कर रहे हैं कि सर्कुलर मोशन में किस किस तरह से मोशन होगा, कैसे वेलोसिटी होगी, कैसे वहाँ पे एक्सेलरेशन होगा, उन सब की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक का नाम क्या है? एक्सेलरेशन। तो ध्यान रखना कि जब भी सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन की बात होगी तो 4 तरह के एक्सेलरेशन यहाँ पे एक्ट करते हैं जनरली। कितने तरीके के? 4 तरीके के। सबसे पहले तो आप ये पढ़ोगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसके बारे में आपने सुना भी होगा, A/C, है ना। एक्सेलरेशन A और C का मतलब सेंट्रीपिटल। दूसरा मेरे पास होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इसको डिफाइन करेंगे A और सफिक्स में लगाएंगे यहाँ पे T। तीसरा मेरे पास होता है नेट एक्सेलरेशन। तीसरा मेरे पास होता है नेट एक्सेलरेशन A/N, ये लिखेंगे। और एक D मेरे पास होता है जिसकी बात मैं पहले भी आपसे लास्ट वीडियो में कर चुका हूँ, जिसका नाम है एंगुलर एक्सेलरेशन। इसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं ना। एंगुलर एक्सेलरेशन मैंने बताया था कि अल्फा क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर स्पीड, या फिर कह सकते हैं कि चेंज इन एंगुलर स्पीड विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, जिसकी यूनिट भी थी रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। आज भी इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे और देखेंगे कैसे यहाँ पे रिलेशन होता है, इसके बारे में थोड़ी सी बात होगी। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग से चलते हैं और स्टार्ट करते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से। ओके, तो इसको नोट करो आप। ठीक है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाय dt। चलिए ये हटा देते हैं और बात करते हैं एक एक करके कैसे कॉन्सेप्ट होगा। एक एक चीज क्लियर हो जाएगी आपको आज एक्सेलरेशन के बारे में, हर तरीके के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे कवर कर लेंगे हम। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बिल्कुल एकदम 0 पॉइंट से मैं स्टार्ट करता हूँ, है ना। तो एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात करने से पहले एक बेसिक सी बात मैं कर लेता हूँ। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि लीनियर मोशन के केस में कैसे थोड़ी सी कहानी एक्सेलरेशन के ऊपर डिपेंड होती है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे थोड़ी बात कर लेते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, है ना। जैसे मेरे पास क्या है, ये एक m मास का एक ब्लॉक है मेरे पास, है ना। क्या है? m मास का ब्लॉक है, ये इसकी सरफेस है। ठीक है, इसके ऊपर एक ये एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है। किस स्पीड के साथ? v इक्वल टू कांस्टेंट। हमें पता है कि वेलोसिटी अगर कांस्टेंट होगी तो नेट फोर्स 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तो फोर्स भी 0 होगा। अब यहाँ पे जो फोर्स मैंने लगाया ना, फोर्स मैंने इस तरीके से लगाया है, ये मैंने लगाया यहाँ पे फोर्स, और ये इसका कंपोनेंट कितना है यहाँ पे, ये मुझे दिया है थीटा। कैसे लगाया फोर्स मैंने? इस हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे? थीटा पे। ठीक है, ये फोर्स की बात हो गई यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे एक चेंज करना चाहता हूँ। देखो, अगर फोर्स यहाँ पे लगेगा तो फोर्स के 2 कंपोनेंट यहाँ पे हो सकते हैं। एक होगा यहाँ पे, ये होगा F cos थीटा, और एक वर्टिकल में होगा यहाँ पे जिसका नाम होगा F sin थीटा। आई होप ये दिख रहा होगा आपको, थोड़ा ऊपर मैंने लिखा है। F के 2 कंपोनेंट होंगे, F cos थीटा, और यहाँ पे कितना होगा? F sin थीटा। अच्छा, अब 2 डायरेक्शन में यहाँ पे फोर्स आया। तो सबसे पहले इसकी स्पीड है कॉन्स्टेंट। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जैसे मैं इस फोर्स की बात करता हूँ, ये ब्लॉक हो गया मेरे पास m, यहाँ पे लगा है F cos थीटा, और ऑब्जेक्ट का, ब्लॉक का मोशन किस डायरेक्शन में? राइटवर्ड डायरेक्शन में, है ना, राइटवर्ड डायरेक्शन इधर। तो v क्या होगा? देखो, पहले वेलोसिटी थी मेरे पास कांस्टेंट, पहले वाले केस में क्या थी? स्पीड मेरे पास कैसी थी? कांस्टेंट। अब यहाँ पे अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट थोड़ी रहेगी, कांस्टेंट ही रहेगी, क्योंकि फोर्स आ गया ना यहाँ पे। अगर फोर्स आएगा तो एक्सेलरेशन भी आएगा पिक्चर में। तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट है। तो वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगी? धीरे धीरे करके बढ़ती चली जाएगी। वेलोसिटी क्या होगी? यहाँ पे बढ़ेगी। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? यहाँ पे फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। कब लगा सकते हैं? न्यूटन साइकिल लॉ में पढ़ा था। ये तब वैलिड रहेगा अगर मास कांस्टेंट, और मास कांस्टेंट है यहाँ पे, है ना, F इक्वल टू m इंटू ए। तो यहाँ पे a कितना आएगा? F cos थीटा, यही फोर्स लगा है, और डिवाइड बाय इस ब्लॉक का मास, F cos थीटा और डिवाइड बाय मास। तो यहाँ से बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर एक्सेलरेशन, वेलोसिटी राइट में, फोर्स भी राइट में, तो एक्सेलरेशन भी किधर होगा? एक्सेलरेशन भी किधर होगा? ये भी इधर ही एक्ट करेगा जिस डायरेक्शन में स्पीड होगी। तो यहाँ पे मैं आप देख सकते हो कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों आपस में पैरेलल है। एक्सेलरेशन पैरेलल टू वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन अगर वेलोसिटी के पैरेलल होगा तो उस केस में चेंज इन
चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है ना आपको वो चेंज होता हुआ दिखाई देगा। चेंज कैसे होगा? अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी बढ़ेगी, और अगर अपोजिट में है तो वेलोसिटी कम होगी, लेकिन रहेंगे एक दूसरे के पैरेलल और एंटी पैरेलल। ठीक है, समझ में आ रही इतनी बात? चलिए, तो अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के पैरेलल तो यहाँ पे चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदलेगा। जैसे पहले कांस्टेंट थी उसी डायरेक्शन में मैंने फोर्स अप्लाई कर दिया तो एक्सेलरेशन भी लगा। कितना लगा एक्सेलरेशन? एफ कॉस थीटा डिवाइड बाय एम। ये लगेगा तो स्पीड धीरे धीरे करके क्या होगी? बढ़ती चली जाएगी, है ना। तो उस केस में क्या होगा कि अगर एक्सेलरेशन ये भी वेक्टर राइट में है और वेलोसिटी का वेक्टर भी राइट में है ना, वेक्टर की बात करेंगे, वो वेलोसिटी बढ़ेगी वो अलग बात है, लेकिन दोनों होंगे एक ही डायरेक्शन में तो और पैरेलल होंगे एक दूसरे के, तो उस केस में क्या होगा? वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो चेंज होगा। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अच्छा, अब ये तो हो गया यहाँ पे। अब एक फोर्स एफ साइन थीटा भी यहाँ पे, इसको ए मान लेते हैं। एक फोर्स किधर है? एफ साइन थीटा। उसकी कहानी भी देखो जरा क्या हुई। ये एम मास का ब्लॉक है इधर, ये एम मास का ब्लॉक है ना, ये रहा। और ऊपर से यहाँ पे फोर्स लग रहा है कितना? एफ साइन थीटा। कितना? एफ साइन थीटा। और ये क्या है? ये तो कांस्टेंट है ना। इंडिविजुअल फोर्स की बात करूँ, जैसे यहाँ पे था एफ कॉस थीटा, तो इसकी वजह से एक्सेलरेशन आएगा। फिर अगर इनिशियल स्पीड की, इनिशियल कंडीशन की बात करता हूँ, वहाँ पे एक फोर्स है एफ साइन थीटा और वेलोसिटी यहाँ पे कैसी है? कांस्टेंट है। वेलोसिटी क्या मान लेते हैं? कांस्टेंट मान लेते हैं, है ना। और किस मोशन किस डायरेक्शन में? राइटवर्ड डायरेक्शन में। तो देखो, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है और वेलोसिटी की डायरेक्शन में कोई फोर्स लगेगा तभी तो वेलोसिटी में चेंज आएगा। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, ये तो राइट में है ना, तो अगर इसी डायरेक्शन में मैंने फोर्स अगर लगाया था तब वेलोसिटी में मुझे चेंज देखने को मिला था। अब इस कंडीशन में प्रॉब्लम क्या है कि फोर्स तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में थोड़ी है, इसके परपेंडिकुलर है, इसके परपेंडिकुलर है। तो देखो कहानी क्या होगी, अगर परपेंडिकुलर होगा तो ब्लॉक ऐसे जाएगा मूव करते हुए यहाँ पे, है ना, इस तरीके से और इस तरीके से ना। मैंने दो डायग्राम, दो यहाँ पे एक लूप सर्कल यहाँ पे बनाया, एक कर्व यहाँ पे बनाया, दो तरीके से। दो क्यों बनाया ये भी समझ में आ जाएगा आपको। तो देखो ये बात आपको यहाँ पे क्लियर होगी कि जो फोर्स है वो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ब्लॉक के ऊपर एफ साइन थीटा, और स्पीड किधर है? राइटवर्ड डायरेक्शन में। तो ये मूव किधर करेगा? ये आगे भी जाना चाहेगा और नीचे भी मूव करेगा। तो उस केस में ऐसा पाथ आपको इसका देखने को मिलेगा। दो पाथ मैंने बनाए, दो का मतलब अभी समझ में आ जाएगा क्यों बनाया, लेकिन एक्चुअली में अगर एक ब्लॉक लोगे तो एक ही कर्व आएगा, है ना। तो कैसा कर्व लेके जाएगा? नीचे की तरफ इस तरीके से। अब एक बात सुनो, अगर किसी कर्व सरफेस के ऊपर, हम पढ़ चुके हैं, आपको वेलोसिटी की डायरेक्शन अगर देखनी है किसी कर्व सरफेस के ऊपर, अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की डायरेक्शन देखनी है तो किसी भी पॉइंट पे, पहली बात तो कर्व होगा तो हर पॉइंट पे डायरेक्शन अलग मिलेगी वेलोसिटी की, ये हम बात कर चुके हैं। और स्लोप और डायरेक्शन देखेंगे कैसे? उस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर लो, है ना। जैसे मैं इस पॉइंट की बात करता हूँ, इस पॉइंट में मुझे वेलोसिटी अगर देखनी है तो मैं टेंजेंट ड्रॉ कर लूँगा ऐसे, ये हो गया V, है ना। अगर इस पॉइंट में मुझे वेलोसिटी देखनी है तो टेंजेंट में ड्रॉ कर लूँगा ऐसे। ये क्या बताएगा? ये इस पॉइंट पे उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की डायरेक्शन को बताएगा। ठीक है, ये कहानी हो गई। अब देखो दो ब्लॉक मैंने यहाँ पे इसलिए बनाए हैं कि सपोज करो ये कोई मास m इंटू ए है ना, ये उसका कर्व है, और ये m इंटू बी ये दूसरा मास है ना। जैसे कर्व तो एक ही होगा अगर इसकी बात करेंगे, तो पहले मैंने माना कि एक मेरे पास मास m ए था, उसका कर्व ये रहा, और मास m बी था, उसका कर्व ये रहा। अभी ऐसे क्यों बने? यहाँ पे कंडीशन ये है कि जो मास m ए है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मास ऑफ बी, है ना। ए का जो मास है, यानी इस पहले वाला जो मास है ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बी। तो अगर जो भी मास ज़्यादा होगा, जो भी मास ज़्यादा होगा उसका कर्व कम बनता है, उसका कर्व क्या होगा? कम बनेगा। देखो दोनों को अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसका स्लोप थोड़ा ज़्यादा दिखेगा आपको, है ना। ये डायरेक्शन में ज़्यादा चेंज देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा? देखो यहाँ पे। अच्छा, पहली कंडीशन क्या थी? ये मास ज़्यादा था एज कम्पेयर टू बी। अच्छा, ये ज़्यादा क्यों बना इसका मैं एनालिसिस करके बता देता हूँ। अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे? ए क्या आएगा यहाँ पे? एक तो फोर्स यही है ना, एफ साइन थीटा, तो कितना आएगा? एफ साइन थीटा बाई एम। एक जनरल बात मैं कर रहा हूँ, जनरल बात अगर करेंगे तो एक्सेलरेशन क्या आएगा इस केस में? एफ साइन थीटा और डिवाइड बाई एम, ये होगा। यहाँ पे क्या था? एफ कॉस थीटा डिवाइड बाई एम। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मास ज़्यादा होगा, ये तो भाई दोनों के ऊपर बराबर लग रहा है एफ साइन थीटा, अगर दोनों ब्लॉक को मैं अलग अलग करके इस केस को एनालिसिस करूंगा तो एफ साइन थीटा दोनों पे बराबर है, और दोनों के ऊपर एम जी भी नीचे बराबर होगा, तो उसको तो मैं नहीं ले रहा यहाँ पे। बस मास अगर अलग होगा तो ए को कंपेयर कर सकते हैं। तो एक्सेलरेशन मास पे डिपेंड करेगा यहाँ पे। तो देखो अगर एम ए ज़्यादा है एम बी से, जो दिया है कंडीशन के अंदर, तो उस केस में जो एक्सेलरेशन होगा तो रेसिप्रोकल है ना इसका, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ बी ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू ए, है ना। किसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा? बी का। और जिसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा वही ज़्यादा कर्व की तरफ मूव करेगा, यानी उसकी डायरेक्शन में ज़्यादा चेंज देखने को मिलेगा। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि डायरेक्शन चेंज मोर फॉर एम बी, है ना। डायरेक्शन चेंज मोर फॉर एम बी, यानी बी वाला जो पार्ट है, देखो
बी वाला जो पार्ट है इसका मास कम था, तो उसका जो एक्सेलरेशन मिलेगा आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो अगर मास कम होगा तो इसका जो कर्व होगा, ये जो एम बी वाला है इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा था, तो ये भी ज़्यादा कर्व की फॉर्म में नीचे जाएगा, ज़्यादा कर्व की फॉर्म में नीचे जाएगा, और इसलिए इसकी डायरेक्शन भी ज़्यादा बदलेगी, है ना। इसलिए एम बी का स्लोप थोड़ा ज़्यादा है और ए का थोड़ा सा कम है। ये बात आपको समझ में आ गई, तो इस तरीके से यहाँ पे इसको कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी दोनों बातें। अब जैसे यहाँ पे एक्सेलरेशन वेलोसिटी थी, वैसे ही यहाँ पे एक चीज़ और होती है। इस केस में ये कब होगा, अच्छा डायरेक्शन चेंज बदलेगी, तो इस केस में हम ये बोल सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो परपेंडिकुलर है किसके, वेलोसिटी के, है ना। अगर एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर वेलोसिटी के, तो इसमें, तो इस केस में हम क्या बोल सकते हैं, इस केस में बोल सकते हैं कि चेंज इन डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये मैंने लिख दिया था थोड़ा सा कि क्या होगा अगर एक्सेलरेशन इस केस में परपेंडिकुलर होगा वेलोसिटी के, तो क्या होगा, खाली डायरेक्शन में चेंज देखने को मिलेगा आपको। क्यों, देख लो आप यहाँ पे फोर्स किधर लग रहा था, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वेलोसिटी किधर थी, आगे की तरफ। वेलोसिटी तो अभी भी कांस्टेंट है, खाली डायरेक्शन बदलेगी, क्योंकि वेलोसिटी ऐसे थोड़ी लग रही है, तो हॉरिजॉन्टल में लग रही है, तो ये तो एज इट इज रहेगी दोनों ब्लॉक के लिए। तो क्या बदलेगी, खाली डायरेक्शन। तो आप देख सकते हो कि फोर्स लगा है नीचे नीचे, और ये कर्व पाथ इस तरीके से होगा। अब मैंने यहाँ पे जो कहानी लिखी है कि एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, तो ये कहानी होगी, तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर एक कर्व पाथ है ना, कर्व पाथ, तो कर्व पाथ पे जो अगर एक्सेलरेशन जो होता है वो हमेशा सेंटर की तरफ एक्ट करता है। कर्व पाथ अगर होगा तो एक्सेलरेशन किधर लेगा, हमेशा सेंटर की तरफ। देखो ये कर्व है ना, तो उसका पूरा सर्कल होगा कहीं ना कहीं इस तरीके से, ये भी सर्कल होगा कहीं ना कहीं, और अगर ये जो पूरा सर्कल होगा तो उसका सेंटर भी होगा। सेंटर से पास करेगा ये एक्सेलरेशन, ऐसे एक्ट करता है ऐसे, है ना। इसके लिए कैसे पास करेगा, अंदर की तरफ, जो भी सर्कल होगा, और ये आपस में किस एंगल पे होते हैं, 90 पे होते हैं। तो ये जो एक्सेलरेशन होता है ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है तो, ठीक है। तो आई होप ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे कि कैसे डायरेक्शन बदलेगी, कब बदलेगी, जब दोनों परपेंडिकुलर, और मैग्नीट्यूड में चेंज कब मिलेगा वेलोसिटी का, दोनों जब आपस में पैरेलल होंगे। तो ये मैंने लीनियर के हिसाब से आपको दोनों चीज़ें समझा दी हैं, ठीक है। अब इतना कवर करने के बाद, इतनी थोड़ी सी बात क्लियर होने के बाद, अब हम स्टार्ट करते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। उसको और अच्छे से आपको समझ में आएगा भी, ठीक है। तो ये नोट करो, फिर बढ़ते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की तरफ। चलिए, तो ये बात समझ आ गई होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो एक्सेलरेशन है वेलोसिटी के कैसा होगा, परपेंडिकुलर। देखो वेलोसिटी थी आगे और फोर्स अगर नीचे, तो एक्सेलरेशन भी कहाँ होगा, यहाँ पे नीचे की तरफ होगा। ऐसे भी देख सकते हो, तो दोनों आपस में कैसे होंगे, यहाँ पे 90 डिग्री, वेलोसिटी आगे और एक्सेलरेशन नीचे, तो यहाँ पे दोनों 90 डिग्री पे। तो खाली क्या चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज होगी। वेलोसिटी में कोई भी चेंज आपको देखना, मैग्नीट्यूड में, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा, क्योंकि दोनों आपस में कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। ये हटा देता हूँ मैं इधर से। चलिए थोड़ी सी बात करते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में, है ना। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो देखो सबसे पहली बात, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की अगर बात करते हैं ना, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एसी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एक नाम और भी है, इसको नॉर्मल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉर्मल एक्सेलरेशन, ए इंटू एन, है ना। तो ये दोनों इसी का ही नाम है, सेंट्रीपिटल या फिर नॉर्मल एक्सेलरेशन। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले एक मैं डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पे, छोटा सा एक रफली जो डायग्राम होगा वो इस तरीके से बनेगा कुछ, है ना। ये इस तरीके का डायग्राम बनेगा, ठीक है। ये होगा, ये सर्कल का सेंटर पॉइंट है। तो देखो यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे अगर आप देखोगे, किसी भी पॉइंट पे, जैसे जनरल किसी भी पॉइंट की अगर आप बात करोगे यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे वेलोसिटी कैसे बदलेगी, ये होगी वेलोसिटी की डायरेक्शन, है ना। इस पॉइंट पे वेलोसिटी कैसे आएगी, ये आएगी इस तरीके से। इस पॉइंट पे वेलोसिटी कैसे आएगी, ये ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पे डायरेक्शन कैसे आएगी, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, सिंपल। तो टेंजेंट इस तरीके से आएगा। ये पॉइंट है ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी मान लो, और ये क्या मान लो, डी मान लो, ठीक है। तो 4 पॉइंट हो गए, ए बी और सी डी, और रेडियस तो सबका बराबर ही होगा ना। यहाँ पे रेडियस भी मैं लिख देता हूँ, कितना होगा मेरे पास, आर। यहाँ पे भी कितना होगा, ये भी होगा आर, और ये भी कितना होगा, आर, और ये भी कितना होगा, आर, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है वो रेस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, पहले तो ये आप लिख लो यहाँ पे, रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, है ना। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो हर एक पॉइंट के ऊपर जो
स्पीड होगी, जो वेलोसिटी होगी वो तो टेंजेंट ड्रॉ करके निकालेंगे। और जो डायरेक्शन में बदलाव हो रहा है हर एक पॉइंट पे, जैसे वेलोसिटी यहाँ पे इस डायरेक्शन में थी, यहाँ पे नीचे हो गई, फिर ये इधर लेफ्ट में, और फिर ये आगे ऊपर की तरफ। तो जो चेंज देखने को मिल रहा है स्पीड के अंदर, वेलोसिटी के अंदर, किसकी वजह से मिलेगा? वो मिलेगा इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से। किसकी वजह से? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से। क्योंकि डायरेक्शन अगर बदलेगी यहाँ पे वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी में तो चेंज आएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड भले ही ना बदले, अगर डायरेक्शन भी बदलेगी तो भी वेलोसिटी बदलेगी, क्योंकि वो दोनों के ऊपर डिपेंड करती है। और अगर वेलोसिटी बदलेगी तो एक्सेलरेशन भी पिक्चर में आएगा, और वो उस एक्सेलरेशन का नाम क्या होता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अभी एक्ट किधर करेगा? तो ये तो बात मैंने लिखी, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। खाली मैग्नीट्यूड का से इसका कोई लेना देना नहीं है। मैग्नीट्यूड अगर बदलेगा उसके लिए कोई दूसरा एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल होता है। इसका काम खाली क्या है? इसके डायरेक्शन को बदलना है ना। अच्छा, अब ये जो सेंट्रीपिटल होता है हमेशा सेंटर की तरफ एक्ट करता है। जो भी सर्कल का सेंटर होगा किधर एक्ट करेगा? सेंटर की तरफ। तो जैसे वी यहाँ पे, तो किधर एक्ट करेगा? नीचे, ए इंटू सी। किधर एक्ट करेगा? यहाँ पे ए इंटू सी। किधर एक्ट करेगा? यहाँ पे एक्ट करेगा ए इंटू सी। और किधर एक्ट करेगा? यहाँ पे ए इंटू सी। तो ये इसकी डायरेक्शन होगी। किधर एक्ट करेगा? सेंटर की तरफ। यहाँ पे सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीपिटल। समझ में आ रही होगी इतनी बात सबको। और ये मैग्नीट्यूड कैसा है? ये यहाँ पे कांस्टेंट है ना। एक बात ध्यान रखना, ये जो स्पीड है इसका मैग्नीट्यूड चाहे बदले या ना बदले, है ना, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो हर एक केस में किधर लेगा? सेंटर की तरफ। तो अगर 100% कंडीशन की बात करें तो हम बोल सकते हैं कि सर्कुलर मोशन कैसा भी हो, यूनिफॉर्म या फिर नॉन यूनिफॉर्म, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पिक्चर में आएगा ही आएगा, है ना। बस इसका काम क्या होता है? डायरेक्शन को बदलना। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई। इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू ये होती है AC इक्वल टू V²/R। ये होती है AC इक्वल टू V²/R से भी रिप्रेजेंट करते हैं। V इक्वल टू क्या होता है? R इंटू ओमेगा। ये रख सकते हैं, तो रखेंगे यहाँ पे AC इक्वल टू, यहाँ पे रखो R² ओमेगा² डिवाइड बाय R। V इक्वल टू R ओमेगा की वैल्यू मैंने यहाँ पे रखी, तो एक R से एक कैंसिल, तो कितना बचेगा? R ओमेगा²। ये भी होता है सेंट्रीपिटल और ये भी होता है V इंटू ओमेगा। तो ये तीनों किसके फॉर्मूले? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के। V²/R, R ओमेगा यहाँ पे रखेंगे तो R से R कैंसिल, मिल जाएगा R ओमेगा², और ये भी कितना होगा? V इंटू ओमेगा। तो ये मेरे पास होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, या फिर इसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल एक्सेलरेशन, विच इज रेस्पॉन्सिबल टू चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो इतनी बात सबको समझ में आ गई। इसको नोट करो। फिर इसके बाद थोड़ी सी बात और करते हैं। इसका जो बेसिक प्रूफ है ना, ये आया कैसे? ये ऐसे थोड़ी ना सीधा लिख दिया हमने, इसका प्रूफ भी है। इसका प्रूफ को यहाँ पे देखेंगे 2 डायमेंशन कोऑर्डिनेट पे किस तरीके से ये यहाँ पे आएगा, AC इक्वल टू V इंटू ओमेगा। ये नोट करो, फिर चलते हैं इसके थोड़े से प्रूफ के ऊपर। चलिए, तो कितना होगा? V इंटू ओमेगा। तो ये कहानी होगी, इसको ऐसे भी लिख लो। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि सेंट्रीपिटल है तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि जो स्पीड का मैग्नीट्यूड होगा VB, VC और VD, और आगे भी किसी पॉइंट के ऊपर हमेशा कैसे मिलेगा? आपको बराबर मिलेगा ना। यहाँ पे क्योंकि हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मान के चल रहे हैं, तो हर एक पॉइंट पे, क्योंकि खाली अगर यही रहेगा तो ये रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा मैग्नीट्यूड को चेंज करने के लिए। तो मैग्नीट्यूड तो सबका बराबर रहेगा, और खाली क्या चेंज होगी? हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होगी। तो इसलिए मैग्नीट्यूड सेम रहेगा और डायरेक्शन खाली बदलेगी। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई होगी। और सेंट्रीपिटल कितना होता है? V इंटू ओमेगा। ये नोट कर लिया होगा आपने। तो थोड़ा सा इसके प्रूफ की भी बात कर लेते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आपको। चलिए, थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो हर एक चीज़ का लॉजिक है ना, उसको करते हैं यहाँ पे। आइए, चलिए देखो, जैसे मेरे पास सर्कुलर मोशन इस तरीके से होगा, है ना। एक सर्कल में बना लेता हूँ, कोई पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसको प्रूफ करते हैं इस तरीके से। इस तरीके से थोड़ा सर्कुलर मोशन ऐसे बना लेंगे रफली। ये कर रहा है ना, मूव कर रहा है। तो ये इसका सेंटर पॉइंट होगा कुछ ये, और ये वाला ना, इसको मान लेंगे x कोऑर्डिनेट, इसको मान लेंगे y कोऑर्डिनेट। तो यहाँ से पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, ऐसे घूम रहा है ना। तो मैंने मान लिया किसी जनरल पॉइंट यहाँ पे पहुँच गया, वो A के ऊपर है। जनरल पॉइंट क्या है मेरे पास? A, है ना। जनरल पॉइंट क्या माना? A। अब यहाँ पे एक लाइन अगर मैं ड्रॉ करता हूँ सिंपल, है ना, इस तरीके से, और एक टेंजेंट। अच्छा, इस पॉइंट के ऊपर स्पीड किधर होगी? इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे। अगर मोशन कैसा है? इस तरीके से। कैसा मोशन है? एंटी क्लॉकवाइज। तो स्पीड किधर होगी इसकी? ऊपर की तरफ होगी। ये होगा यहाँ पे वेलोसिटी, है ना। टेंजेंट ड्रॉ किधर करेंगे? टच करते हुए ऊपर की तरफ। इसको यहाँ से मिलाऊंगा मैं इधर, है ना। तो देखो जरा ध्यान से, एक बात आपको समझ आएगी यहाँ पे। ये तो टेंजेंट हो गया ना सिंपल, इसको सही से ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। टेंजेंट कैसे जाएगा? ये जाएगा इस तरीके से, ये होगा टेंजेंट, है ना। ये होगा टेंजेंट सिंपल, है। ठीक है, तो यहाँ से कितना मूव किया है? ये मैंने मान लिया कितना मूव किया? थीटा मूव किया यहाँ से। पहले पार्टिकल यहाँ पे था, मोशन कर रहा है। जनरल पॉइंट की मैंने बात कर ली, ये हो गया थीटा। ये थीटा तो अल्टरनेट एंगल, ये अल्टरनेट एंगल होगा, जेड जैसा दिखाई दे रहा है आपको। ये थीटा, तो ये भी कितना होगा? थीटा होगा। ये थीटा होगा, तो ये वाला जो एंगल होगा ना, ये वाला, ये कितना बचेगा? 90 माइनस थीटा,
क्यों बचेगा 90 माइनस थीटा? क्योंकि ये आपस में कैसे हैं, ये दोनों आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर। तो ये थीटा तो अल्टरनेट एंगल, ये भी थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा क्योंकि ये पूरा 90 है, और ये ऊपर वाला कितना बचेगा, ये बचेगा थीटा, क्योंकि ये इसके साथ 90 डिग्री पे होगा। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, ये 90 पे होगा, तो ऊपर वाला कितना बचेगा, थीटा बचेगा। सिंपल है, थोड़ी सी ज्योमेट्री बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये v है, तो इसका कंपोनेंट कितना आएगा ऊपर, v cos थीटा, और इधर कितना आएगा यहाँ पे, v sin थीटा, है ना। थोड़ा सा बस कंपोनेंट ने ब्रेक किया। ये अगर पार्टिकल इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट होगी, इसकी स्पीड की डायरेक्शन v ऊपर, है ना, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा यहाँ पे हर एक पॉइंट पे। तो ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा, ये आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो 90 माइनस थीटा। अब ये पूरा 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना बचेगा, थीटा के बराबर बचेगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे स्पीड का कंपोनेंट लिखना चाहूँ वेक्टर फॉर्म में, तो क्या लिखूंगा, ये लिखूंगा वेक्टर फॉर्म में। कैसे लिखेंगे इसको, ये लिखेंगे v sin थीटा और लगाएंगे माइनस आई कैप। माइनस क्यों हुआ, क्योंकि लेफ्ट डायरेक्शन में माइनस आई कैप, और ये तो ऊपर है तो लिखेंगे v cos थीटा और कितना होगा, j कैप। ये लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, ए पॉइंट के लिए। इसको मैंने पॉइंट को क्या नाम दिया है, इस पॉइंट को मैंने ए पॉइंट नाम दिया है, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास। अब थीटा मैंने क्या पढ़ा था, थीटा कितना होता है, थीटा होता है ओमेगा टी के बराबर। थीटा क्या होता है, ओमेगा टी के बराबर। तो कितना लिखेंगे, v इक्वल टू माइनस वी साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस v कॉस ओमेगा टी, और ये कितना होगा, जे कैप। ये वेक्टर फॉर्म में लिखा मैंने, इतनी बात समझ आ रही होगी सबको। तो इसको कैसे लिखेंगे, v इक्वल टू, है ना। अच्छा ये हो गया यहाँ पे। अब मुझे एक बात बताओ, ये लिखने के बाद अगर मैं इसको एक्सेलरेशन लिखना चाहूँ तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाय dt। एक्सेलरेशन क्या होता है, क्योंकि मुझे एक्सेलरेशन निकालना है इस केस में, तो a की वैल्यू किसके बराबर होगी, dv बाई dt के। तो उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो देखो डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, करो dv बाई dt। ये तो होगा माइनस v, क्योंकि t के रेस्पेक्ट में करेंगे ना, तो साइन इसको मानेंगे x। साइन x का अगर डिफ्रेंशिएशन करूंगा तो कितना होगा, cos ओमेगा t, है ना। और जिसको x माने उसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करके क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो ओमेगा t का अगर एक बार और डिफ्रेंशिएट करूंगा और t के रेस्पेक्ट में, तो कितना हो जाएगा, ओमेगा बचेगा ना खाली, ये आएगा कॉन्स्टेंट, और कितना होगा यहाँ पे आई कैप। समझ में आ रही होगी सबको इतनी बात। अच्छा प्लस ये आएगा v cos x का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, माइनस साइन ओमेगा टी। ये कितना आएगा, माइनस साइन ओमेगा टी, और एक आएगा ओमेगा, और ये कितना हो जाएगा, जे कैप। बिल्कुल आराम से समझना है, बस ये वेलोसिटी का मैंने कंपोनेंट यहाँ पे लिखा, उसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ और कुछ नहीं है। तो ये कितना आ जाएगा, ए इक्वल टू, ये बचेगा माइनस वी ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये आएगा आई कैप, है ना। और ये कितना आएगा, माइनस वी ओमेगा साइन ओमेगा टी, और ये कितना आएगा यहाँ पे, ये आएगा जे कैप, है ना। तो ये कंडीशन बचेगी, माइनस वी ओमेगा कॉस ओमेगा टी आई कैप माइनस वी ओमेगा साइन ओमेगा टी, और ये कितना है यहाँ पे, जे कैप। ये इक्वेशन किसकी मिली मुझे, ये इक्वेशन मुझे मिली एक्सेलरेशन की, है ना। किसकी इक्वेशन मिली, एक्सेलरेशन की। अभी ये जो एक्सेलरेशन मेरे पास आया है, ये वेक्टर फॉर्म में, किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, ये लिखेंगे यहाँ पे अंडर रूट इसका स्क्वायर, है ना। तो ये कितना होगा, वी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और ये कितना होगा, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। यही बचेगा यहाँ पे, तो प्लस हो जाएगा, और प्लस ये कितना आएगा, ये भी आएगा वी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। सही बात है, इसका स्क्वायर आई वाले का, इसका स्क्वायर जे वाले का। तो ये कितना हुआ यहाँ से, वेक्टर ए इक्वल टू अंडर रूट। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से कॉस स्क्वायर ओमेगा टी है, और यहाँ पे साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो वी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, तो वी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंदर कितना बचेगा, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। बिल्कुल आराम से करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉमन लिया तो अंदर कितना बचा, ये वाला। अब इसकी वैल्यू तो 1 होती है, हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा अंडर रूट, यहाँ पे क्या बचेगा, ये वैल्यू 1 हो जाएगी ना, दोनों की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में पढ़ा है। तो कितना बचेगा, अंडर रूट वी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो ये वैल्यू मैं इधर लिख देता हूँ, है ना, ये वैल्यू किधर लिख देता हूँ, इधर। अच्छा ये कौन सा एक्सेलरेशन हम निकाल रहे हैं, लगा रहे हैं सेंट्रीपिटल। कौन सा एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, सेंट्रीपिटल, जो किधर एक्ट करता है, सेंटर की तरफ, सेंटर की तरफ एक्ट करेगा, इसकी वैल्यू हम निकाल लें। तो यहाँ से कितना आएगा सेंट्रीपिटल, क्योंकि मैग्नीट्यूड हम निकाल रहे हैं ना, यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, मैग्नीट्यूड, इसको ऐसे लिख लो। तो कितना बचेगा अंडर रूट में हट के, यहाँ पे ये बचेगा वी ओमेगा, और इसी को बोलते हैं वी स्क्वायर बाय आर, और इसी को बोलते हैं आर ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं ना। ये कितना है, वी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, रूट हटाएंगे आएगा वी ओमेगा। अब यहाँ पे वी की वैल्यू रख दोगे ना, वी की वैल्यू क्या रखोगे, आर इंटू ओमेगा। ये जो वी की वैल्यू आई है ये इसमें रखो, वी इक्वल टू आर ओमेगा रखो इसमें ऊपर, है ना। तो कितना मिलेगा आपको, ये मिलेगा, और यहाँ पे इसको यहाँ पे प्रूफ कर सकते हैं। तो आई होप ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम आर इंटू ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे लेकर के आते हैं, ठीक है। तो उसको नोट कर लो, फिर चलते हैं
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे इसमें एक चीज़ और है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, उसका भी एक फॉर्मूला है, तो उसको भी आपको याद रखना है, तो वो भी क्वेश्चन में कई बार पूछ लेता है। ठीक है, तो ये नोट करो, फिर चलते हैं आगे। चलिए सबने लिख लिया होगा, तो ये कितना आ जाएगा आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो कब वैलिड रहेगा ये, जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। आप लिख सकते हो ये वैलिड कब है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की तो बात कर रहे हैं यहाँ पे, सेंट्रीपिटल है ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ना, वैलिड फॉर, जब खाली डायरेक्शन बदले है ना, जब खाली क्या बदले, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड में कोई चेंज ना हो, तो वैलिड फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। चलिए हटा देता हूँ इधर से, लिख लिया होगा सबने। आइए थोड़ा सा और चलते हैं, एक रेडियस ऑफ कर्वेचर वाला जो पार्ट है उसको मैं बता देता हूँ, उसमें क्या पूछेगा। चलिए देखते हैं। तो जैसे आपको कोई एक्स वाई कोऑर्डिनेट दे देगा इस तरीके से है ना, ये क्या है यहाँ पे एक्स और ये क्या है वाई कोऑर्डिनेट, और कर्व इस तरीके से, कोई भी कर्व हो सकता है इस तरीके से है ना, ये है मेरे पास, उसको और कर्व बना लो इस फॉर्म में इस तरीके से। और आपको किसी पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन देखनी है, किसी भी पॉइंट पे है ना, किसी भी पॉइंट पे क्या देखनी है, वेलोसिटी की डायरेक्शन देखनी है। जैसे इस पॉइंट पे देखनी है तो कैसे देखोगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, सिंपल ऐसे क्या ड्रॉ करेंगे यहाँ पे टेंजेंट, और ये क्या होगा वेलोसिटी होगी इस पॉइंट के ऊपर। अच्छा ये पॉइंट पे अगर वेलोसिटी होगी तो इसका कुछ सर्कल कंप्लीट होगा इस पॉइंट पे, ये जो कर्व यहाँ पे होगा इसका कोई सर्कल बनेगा ना, ऐसे बनेगा सर्कल। जैसे मैं इस पॉइंट की बात कर लेता हूँ, ये सर्कल बनेगा यहाँ पे, दिख रहा होगा, थोड़ा बड़ा बना देता हूँ मैं, थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, देखो। तो इस पॉइंट पे मैंने टेंजेंट, ये पॉइंट ए है ना, इस पॉइंट ए के ऊपर मैं टेंजेंट ड्रॉ किया, तो सर्कल कुछ इस तरीके से आएगा यहाँ पे ना, सब उसको रेस का सर्कल है यहाँ पे। ठीक है, सर्कल होगा तो सेंटर भी होगा यहाँ पे, यहाँ से सेंटर होगा इधर इतने डिस्टेंस पे, और ये डिस्टेंस क्या होगा, कुछ आर होगा है ना, क्या होगा आर, इसी को बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये रेडियस हमेशा वेलोसिटी के कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किधर लेगा, वो भी कहाँ पे लेगा, सेंटर की तरफ लगेगा। तो उस केस में जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, बस वही मैं बताना चाहता हूँ, किसकी, और रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये वैलिड कब रहेगा, जब पार्टिकल किस में होगा, सर्कुलर मोशन में। तो उस केस में, तो अगर ये कर्व जो लिखा है, अगर दिस कर्व इज द फंक्शन ऑफ एक्स, यानी वाई जो यहाँ पे इक्वेशन होगी, कंडीशन ऑफ वाई, अगर वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स है, तो उस केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर जो लिखेंगे इस तरीके से लिखेंगे, आर इक्वल टू 1 प्लस, इसका यूज भी करेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे इसके ऊपर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, क्या लिखेंगे 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और पावर 3/2, और डिवाइड बाय डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। तो इस छोटी सी कंडीशन को आपको याद रखना है ना। कब वैलिड होगा ये, वैलिड इफ पार्टिकल डूइंग सर्कुलर मोशन इन एक्स वाई कोऑर्डिनेट है ना, एक्स वाई कोऑर्डिनेट। तो वैलिड कब रहेगा, अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा, किस केस में, किस कोऑर्डिनेट में, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में, जो डायरेक्शन को बदलने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और कैसे उसके फॉर्मूले होंगे, कैसे वो प्रूफ होगा, वो सब कहानी मैंने आपको बता दी है। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये नोट करो। फिर इसके बाद बात करते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बारे में। ठीक है, चलिए ये लिख लिया सबने। चलिए इसके बाद बात करते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इसके बाद करेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बारे में। देखो जरा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ए और यहाँ पे कितना आएगा सफिक्स में टी, ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, है ना, रेस्पॉन्सिबल टू चेंज इन, किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, रेस्पॉन्सिबल टू चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में अगर चेंज आएगा मैग्नीट्यूड में, तो कैसा मोशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ना। जनरली जैसे कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा है ना, ये इस पॉइंट पे, जैसे कोई जनरल पॉइंट में ले लेता हूँ यहाँ पे, तो ऐसा का लगेगा ना भी आगे, और ये कितना होगा, रेडियस होगा आर। ठीक है, तो इसके अलोंग ही लगेगा हमेशा एक्सेलरेशन, किसके अलोंग, हमेशा वेलोसिटी के अलोंग है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन ऑलवेज एक्ट अलोंग वेलोसिटी
वेक्टर, है ना। तो जो एक्सेलरेशन होगा हमेशा किधर लगता है, वेलोसिटी वेक्टर के अलोंग लगता है, या तो उसके पैरेलल रहेगा या फिर एंटी पैरेलल, लेकिन रहेगा अलोंग, है ना। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक्सेलरेशन किधर माना है, वेलोसिटी की डायरेक्शन में, तो होगा क्या कि जैसे इधर मानेंगे और सपोज करो जैसे मैं इस पॉइंट की बात करता हूँ यहाँ पे, ये आएगा v इधर, है ना। इसको सिंपल v लिख लेते हैं, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, खाली v होता है, तो उसको लिख लो v1, ये होगा v2। तो इस पॉइंट की अगर बात करेंगे ये कितना होगा यहाँ पे v3, और इस पॉइंट की अगर बात करोगे जनरल पॉइंट की तो कितना होगा यहाँ पे, ये होगा v4, है ना, दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर इसी की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन एक्ट करेगा, इसी के डायरेक्शन में ना, ये लगेगा यहाँ पे एक्सेलरेशन, ये लगेगा एक्सेलरेशन यहाँ पे इधर, तो होगा क्या इस केस में, तो इसके अलोंग एक्ट करेगा तो वेलोसिटी धीरे धीरे करके बढ़ती चली जाएगी ना, चेंज उसको देखने को मिलेगा। तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगाओगे तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पे, तो यहाँ पे हम एक बात लिख सकते हैं कि अब ये जो इसकी जो वैल्यू होती है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, क्योंकि इसके बराबर होती है वो होता है डी वी, क्योंकि मैग्नीट्यूड बदलेंगे ना तो डी वी बाय डी टी, ये लिख सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदलेगा तो उसको क्या लिखेंगे, डी चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी डिवाइड बाय टी। एक तो ये हो गया, है ना, इसको फॉर्म में भी इसको डिफाइन कर लेते हैं, और ये भी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ही होता है ना, वी डी वी बाय डी एस, इसको भी क्या बोलेंगे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्यों बोलेंगे, देखो काइनेमेटिक्स में पढ़ा था ना हमने कि एक्सेलरेशन क्या होता है मेरे पास, एक्सेलरेशन होता है डी वी बाय डी टी, कितना होता है डी वी बाई डी टी, तो डी एस से मल्टीप्लाई करो और डी एस से क्या करो, डिवाइड करो, ये लिखा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डी वी बाय डी एस और डी एस बाय डी टी, ये भी लिख सकते हैं ना। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इस डी एस वाली टर्म को अलग लिखा तो ये कितना हो जाएगा, वेलोसिटी, डी एस बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी होता है, तो ये कितना आएगा यहाँ से वी डी वी बाय डी एस, यानी एक्सेलरेशन को ऐसे फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। काइनेमेटिक्स में बात की थी मैंने, फिर भी चलो बता दिया मैंने थोड़ा सा इधर, डी वी बाई डी टी है तो डी एस से मल्टीप्लाई डी एस से डिवाइड, तो उसको अलग लिखेंगे डी एस बाई डी टी, ये जाएगा डी एस इधर, तो कितना होगा वी डी वी बाई डी एस, तो यहाँ से ये कहानी मिलेगी वी डी वी बाई डी एस। अच्छा एक और कल हमने एक रिलेशन की बात की थी, एट इक्वल टू कितना होता है आर इंटू एल्फा, है ना, ए टी क्या होगा आर इंटू एल्फा, जहाँ पे अल्फा मेरे पास क्या है एंगुलर एक्सेलरेशन, तो ये भी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, इसको भी थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। तो तीन बातें आपको यहाँ पे समझ में आई होंगी, है ना। तो ये क्या होता है, चेंज इन मैग्नीट्यूड इक्वल टू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसमें बस एक बात थोड़ी और ध्यान रखना कि अगर एक्सेलरेशन मेरे पास है पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब कि एक्सेलरेशन एक्ट इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, है ना, कि जिस डायरेक्शन में भी वेलोसिटी का वेक्टर का कंपोनेंट है उसी डायरेक्शन में क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। तो इसमें क्या होगा कि जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, बढ़ेगी, वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। जैसे यहाँ पे v1 थी, फिर v2, फिर धीरे धीरे क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ पे लिख भी सकते हो कि जो v1 होगा ग्रेटर होगा v2 से v3, है ना। ये कहानी यहाँ पे कुछ इस तरीके से चलेगी। अगर मोशन कैसा है, अगर मोशन यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से, और कैसा मोशन है, क्लॉकवाइज, कैसा मोशन है यहाँ पे, क्लॉकवाइज अगर मोशन होगा तो वेलोसिटी क्या होगी, धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। बढ़ेगी कैसे, क्योंकि यहाँ पे हर एक पॉइंट पे क्या होगा, एक्सेलरेशन लगेगा, है ना। तो क्या होगा, अच्छा अगर एक्सेलरेशन है नेगेटिव, पॉजिटिव का मतलब कि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी वेक्टर है, ये देखो राइट में था तो एक्सेलरेशन भी किधर लगा, राइट में, तो स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। नेगेटिव का मतलब एक्सेलरेशन एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो उसमें क्या होगा, v की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, डिक्रीज करेगी, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेंगे। अपोजिट का मतलब कि जैसे v तो लग गया इधर और एक इधर लग गया पीछे की तरफ, तो क्या होगी, स्पीड कम होती जाएगी, है ना। ये वापस से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये तो एक इधर है ना, तो वेलोसिटी अगर राइट में है और एक्सेलरेशन किधर है, लेफ्ट में, तो उसमें एक्सेलरेशन क्या होगा, निगेटिव। निगेटिव क्यों होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और उस केस में जो स्पीड होगी यहाँ पे, जो मैग्नीट्यूड होगा यहाँ पे वेलोसिटी का, वो क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा, लेकिन डायरेक्शन फिर भी बदलेगी। भाई आप टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किस तरीके से एक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, इस डायरेक्शन, इस चीज़ को तो बोलेंगे टेंजेंशियल। ये जो ए मैंने लिखा है ये मेरे पास क्या है, 80, है ना। और सेंट्रीपिटल कहाँ लगेगा, वो तो हमेशा सेंटर की तरफ ही लेगा इसी, है ना। मोशन कैसा भी हो, यूनिफॉर्म या फिर नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि डायरेक्शन तो बदल ही रही है यहाँ पे, वो भी तो बदल रही है डायरेक्शन, तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, सेंट्रीपिटल। और अगर मैग्नीट्यूड बदलेगा यहाँ पे हर एक पॉइंट पे, तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो आई होप ये 2-3 फॉर्मूले जो हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। तो उसके बाद बात करते हैं नेट एक्सेलरेशन के बारे में, इसको नोट कर लो आप, फिर चलते हैं आगे। चलिए लिख लिया सबने, तो ये मेरे पास हो गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। चलिए आगे चलते हैं, बस और आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसमें मैं एक चीज़ और लिखा देता हूँ, इसी में साइड में नोट करके आप लिख लेना एक बात, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के अंदर, है ना। छोटा सा नोट पॉइंट करके लिख लो तो उससे याद रहेगा आपको, नोट, है ना। नोट करके क्या लिखना है, ये लिखना है, ए पॉइंट क्या है, नोट करके ये लिखना है, इफ़ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन,
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो v कैसा होगा, कांस्टेंट। v कैसा होगा, कांस्टेंट। तो उस केस में जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, 0 होगा, है ना, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो वो तो जो a इक्वल टू dv/dt लिखते हैं वो 0 हो जाएगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है, जो चेंज होता है ना। अच्छा b क्या है, इफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो इस केस में जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, है ना, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट नहीं रहेगी, है ना, वेलोसिटी नॉट इक्वल टू, बदलेगी ना वेलोसिटी, तभी तो नॉन यूनिफॉर्म होगा। और वेलोसिटी कांस्टेंट होती तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाता। तो उस केस में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा, 0 के बराबर होगा। तो आई होप इतनी बात समझ में आई होगी आप। तो ये किसके बारे में, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बारे में, ठीक है। और थर्ड नंबर में मेरे पास क्या था, नेट एक्सेलरेशन, है ना, उसकी बात कर लेते हैं। नेट यानी a/n। थर्ड नंबर पे क्या था मेरे पास, नेट एक्सेलरेशन। तो नेट एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, देखो यूनिफॉर्म था तो कांस्टेंट, तो टेंजेंशियल हो गया 0। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वेलोसिटी नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, तो टेंजेंशियल कितना हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0। 0 नहीं होगा क्योंकि कांस्टेंट नहीं है स्पीड यहाँ पे। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती तो 0, कांस्टेंट नहीं है तो कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड आएगा नॉट इक्वल टू 0, यानी नॉन 0 होगा। इसको क्या बोल सकते हैं, नॉन 0, है ना, क्या होगा, नॉन 0, ठीक है। नेट एक्सेलरेशन की बात कर ले तो देखो नेट एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे। सपोज करो एक पार्टिकल जो है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है ना, तो सेंट्रीपिटल तो लगेगा सेंटर की तरफ, चाहे स्पीड बदले या फिर ना बदले, और उसका मान लेता हूँ कि मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है ना, यानी कैसा मोशन है, इस तरीके से। तो अगर दोनों यहाँ पे एक्ट होंगे तो उसको यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ये सेंटर है ना, इस पॉइंट की बात कर लेता हूँ, तो यहाँ पे जो होगा, जो सेंट्रीपिटल होगा वो तो हर एक पॉइंट पे किधर एक्ट करेगा, सेंटर की तरफ। और अगर वेलोसिटी का मैं डायरेक्शन देखना चाहूँ और मोशन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो वेलोसिटी का टेंजेंट ड्रॉ करूँगा ना ऐसे, तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी होगा। तो एक्सेलरेशन किधर एक्ट करेगा, ऊपर की तरफ, ये करेगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये कहानी होगी, ये तो होगा भाई AC सेंटर की तरफ और टेंजेंशियल ऊपर, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर भी किधर होगा, इधर की तरफ होगा, जिसका मैग्नीट्यूड भी बदलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो उसको मैं नहीं लिख रहा इधर। अच्छा, ये कहानी होगी। अब इसको मैं थोड़ा सा स्ट्रेट करके बनाता हूँ, स्ट्रेट करके यहाँ पे देखो, स्ट्रेट करके इसको सीधा करके बनाएंगे तो क्या होगा, सेंट्रीपिटल लग रहा है इधर और टेंजेंशियल किधर लगेगा, ऊपर, और नेट एक्सेलरेशन किधर जाएगा, यहाँ पे जाएगा। इसको बोलेंगे नेट एक्सेलरेशन। समझ में आ रही इतनी बात। और ये एंगल कितना होगा यहाँ से, थीटा, यानी ये जो एंगल है इसका अगर नेट निकालना चाहो तो नेट कुछ ऐसे पास करेगा ना, ए नेट, तो ये एंगल कितना होगा यहाँ पे, थीटा, क्योंकि ये लेगा सेंटर पे, इसको आगे ले जाना चाह रहा है तो उन दोनों के बीच में लाई करेगा कहीं पे नेट, है ना, तो ये लिख सकते हैं। तो नेट एक्सेलरेशन मुझे निकालना तो मैं क्या लिखूंगा, AN इक्वल टू √AC² प्लस AT², ये होगा मेरे पास क्या, नेट एक्सेलरेशन। या फिर इसी को क्या लिख सकते हैं, नॉर्मल एक्सेलरेशन बोलो या अच्छा, ये तो नेट एक्सेलरेशन होगा तो कितना होगा, AC² प्लस AT²। समझ में आ रही बात। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं dV/dt, है ना, ये भी इसका भी मतलब क्या है, नेट एक्सेलरेशन। तो पूरे के ऊपर अगर मोड आएगा, तो पूरे के ऊपर अगर चेंज आएगा तो सारी वेलोसिटी को चेंज कर रहा हूँ ना मैं, तो ये होगा नेट एक्सेलरेशन। और खाली अगर V के ऊपर मोड आएगा तो इसका मतलब क्या होगा, मैं किसकी बात करूँ, खाली टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो नेट एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा यहाँ से, AM dV/dt। तो ये दो कहानी आपको देखने को मिलेगी। आप चाहो तो ये एंगल भी निकाल सकते हो कि हॉरिजॉन्टल से नेट एक्सेलरेशन कितने एंगल पे एक्ट करेगा। तो कैसे निकालेंगे, tan थीटा लिख सकते हैं यहाँ पे, tan थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये वेक्टर अगर AT है तो ये भी कितना होगा, AT के बराबर होगा ना, ये वाला, ये भी AT होगा। तो नेट वाला तो ये है, ये वाला है नेट, ये AT ऊपर, तो ये वेक्टर भी कितना होगा यहाँ पे, ये भी AT होगा, है ना। तो परपेंडिकुलर कितना आएगा यहाँ पे, टेंजेंशियल डिवाइड बाय बेस, बेस पे सेंट्रीपिटल, तो ये आएगा मेरे पास tan थीटा। आई होप इतनी बात समझ में आ रही होगी आपको। इधर बना देता हूँ, देखो ये होगा यहाँ पे A नेट, ये AT होगा, तो ये भी वेक्टर क्या होगा, AT के बराबर होगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा, परपेंडिकुलर AT और डिवाइड बाय, इससे तो यहाँ से एंगल भी आप फाइंड आउट कर सकते। तो ये छोटी सी कहानी थी मेरे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और नेट एक्सेलरेशन के बारे में, ठीक है। तो ये नोट कर लो। फिर एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहाँ से भी क्लियर हो जाएंगे। फिर उसके बाद बात करेंगे कॉन्सेप्ट के बेस पे एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में। नोट करो, फिर चलते हैं आगे। चलिए, सबने लिख लिया होगा, ठीक है। तो ये था मेरे पास नेट एक्सेलरेशन। चलिए आगे चलते हैं। एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, तो वो बड़ा नोट करके पॉइंट करके भी हम लिखेंगे उसको, कई बार पूछ लेता है वो एग्जाम में। तो छोटी सी बेसिक सी बात है, वो आपको पता होनी चाहिए, है ना। देखो यहाँ पे मैं लिखा देता हूँ, अगर लिखेंगे इस तरीके से, है ना, नोट पॉइंट करके। जैसे मैं आपसे पूछ लूँ कि जो वेलोसिटी है किसी पार्टिकल की, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ये अगर कांस्टेंट है तो कौन कौन से एक्सेलरेशन जीरो होंगे, कौन कौन से एक्सेलरेशन नॉन जीरो होंगे, ये मुझे बताना है, ठीक है। तो कर सकते हैं इसको,
चलते हैं, क्या करके देखते हैं। तो मैग्नीट्यूड कैसा है, कांस्टेंट। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, ये होता है डी वी बाय डी टी, ये तो होता है। तो अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो चेंज कैसा मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो उस केस में जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा किसके बराबर होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। तो ध्यान रखना, अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट तो टेंजेंशियल भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अच्छा, दूसरा एक्सेलरेशन क्या था यहाँ पे, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट है ना। सेकंड पे क्या लिख सकते हैं, सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल क्या होगा, ये तो कांस्टेंट रहे या ना रहे, सेंट्रीपिटल तो सर्कुलर मोशन में हमेशा किधर लेगा, सेंटर की तरफ। तो ये कैसा होगा, नॉट इक्वल टू जीरो। ये तो हमेशा सेंटर की तरफ लगेगा ना, ऑलवेज एक्ट किधर, टूवर्ड्स सेंटर। चाहे मोशन सर्कुलर हो या फिर यूनिफॉर्म हो या फिर नॉन यूनिफॉर्म, ये हमेशा किधर लेगा, सेंटर की तरफ। तो ये तो हो गया नॉट इक्वल टू जीरो, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, नॉन जीरो। क्या लिखेंगे इसको, नॉन जीरो। ठीक है, इसकी बात हो गई। अच्छा, नेट एक्सेलरेशन बताओ जरा कितना होगा। नेट एक्सेलरेशन देखो, ये तो भले ही जीरो हो जाए, नेट किसके बराबर होता है, अंडर रूट ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। तो ये भले ही जीरो हो जाए, सेंट्रीपिटल तो बचेगा ना, यहाँ पे कितना आएगा, ए सी के बराबर आएगा। तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं कि जो वेलोसिटी भले ही मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो, नेट एक्सेलरेशन कभी भी जीरो नहीं होगा, है ना, कभी भी जीरो नहीं होगा। कैसा मिलेगा यहाँ पे, नॉन जीरो मिलेगा। कैसा मिलेगा, नॉन जीरो। इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो नेट एक्सेलरेशन मिलेगा हमेशा कैसा मिलेगा, आपको नॉन जीरो मिलेगा। ठीक है। अच्छा, एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करते हैं। तो टेंजेंशियल क्या होता है, आर इंटू एल्फा, यही पढ़ा है मैंने। टेंजेंशियल क्या होता है, आर इंटू एल्फा। तो अगर टेंजेंशियल जीरो हो गया तो आर इंटू एल्फा, ये जीरो है ना, यहाँ से देखा था हमने, तो एल्फा भी कितना आ जाएगा यहाँ से, ये भी जीरो होगा। यानी डी ओमेगा बाई डी टी भी कैसा आएगा यहाँ पे, जीरो के बराबर आएगा, है ना। डी बाई डी टी किसके बराबर आएगा, जीरो के बराबर आएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर स्पीड इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो ये कहानी देखने को मिलेगी। अच्छा, यहाँ पे नोट करके एक बात और लिख सकते हैं, नोट करके एक बात और लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो, ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर, और ये मेरे पास होगा नॉन जीरो। नोट करने वाली बात ये कि जो एक्सेलरेशन होता है सेंट्रीपिटल, है ना, सेंट्रीपिटल, ये मैंने बताया कि नॉन जीरो होगा। नॉन जीरो होगा तो, लेकिन नॉन जीरो तो रहेगा, यानी कुछ ना कुछ वैल्यू उसकी मिलेगी, लेकिन जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है विल नॉट बी कांस्टेंट। ये कांस्टेंट नहीं होता है ना। कांस्टेंट क्यों नहीं होता है, फिर आप बोलोगे सर अभी तो आपने बताया था कि ए से कितना होता है, वी स्क्वायर बाय आर। ये वी स्क्वायर बाय आर मैंने, अच्छा, एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर के अंदर दो चीज़ें होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो ये खाली मैग्नीट्यूड की बात करी है मैंने, वी स्क्वायर बाय आर। मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट रहता है, लेकिन डायरेक्शन तो बदलती है एक पॉइंट पे, और डायरेक्शन बदलेगी तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट कैसे हो सकता है ना भाई, डायरेक्शन बदलती है ना, जैसे सर्कुलर मोशन होता है। तो इस पॉइंट पे देखोगे तो सेंट्रीपिटल किधर लगेगा, अंदर की तरफ। इस पॉइंट पे देखोगे लगेगा यहाँ पे, इस पॉइंट पे देखोगे लगेगा इधर, इस पॉइंट के लिए देखोगे तो किधर लगेगा, इधर। तो हर एक पॉइंट पे मैग्नीट्यूड तो सेम है, वी स्क्वायर बाय आर, लेकिन डायरेक्शन तो बदल ली है ना। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विल नॉट बी कांस्टेंट बिकॉज ये नोट करके बात याद रखना, बिकॉज डायरेक्शन चेंज एट एवरी पॉइंट, है ना। डायरेक्शन का चेंज आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट होता है, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, लेकिन डायरेक्शन बदलेगी तो ये ओवरऑल एक्सेलरेशन को हम कांस्टेंट नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये बात थोड़ी सी नोट पॉइंट करके आप याद रखेंगे तो एग्जाम में आपको थोड़ी सी आसानी रहेगी। ठीक है, तो ये आप नोट कर लो, फिर चलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन की तरफ। चलिए, लिख लिया होगा सबने, बिकॉज डायरेक्शन चेंज एट एवरी पॉइंट। ये मिटा देता हूँ उधर से, देखते हैं क्या मिलेगा। और आइए चलो देखते हैं, चलते हैं थोड़ा सा आगे और बात करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में। तो ये कहानी क्लियर होगी, 3 एक्सेलरेशन। तो मेरे पास क्या बचा अब यहाँ पे, एंगुलर, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी पहले भी। एंगुलर एक्सेलरेशन ये कितना होगा यहाँ पे, अल्फा के बराबर होगा। कितना होगा, अल्फा के बराबर। तो ए कितना होगा यहाँ पे, अच्छा ये कितना होता है, टेंजेंशियल इक्वल टू आर इंटू एल्फा, है ना। ये रिलेशन होता है टेंजेंशियल, लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में। और इसकी अगर बात करें तो अल्फा कितना होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर स्पीड, है ना। ये हम पढ़ चुके हैं, अल्फा कितना होता है, डी ओमेगा बाय डी टी। ये तो उसकी बात हो गई। अब यहाँ पे मैंने इसका जिक्र इसलिए किया है एंगुलर एक्सेलरेशन का, क्योंकि यहाँ पे हम एक बात करेंगे जिसको बोलते हैं स्पीड इक्वेशन। क्या बात करते हैं, स्पीड इक्वेशन फॉर कांस्टेंट अल्फा, फॉर कांस्टेंट अल्फा। ये मैंने लिख दिया सीधा। अल्फा का मतलब
अल्फा का मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन। समझ जाओगे आप ये बात, स्पीड इक्वेशन फॉर कांस्टेंट अल्फा। तो देखो कैसे लिखेंगे, जैसे हम इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते थे, सिंपल लीनियर मोशन की जब मैं बात करता था, है ना, स्पीड इक्वेशन फॉर कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन। तो देखो जैसे हम v इक्वल टू, मैं लिखता था ना 3 इक्वेशन ऑफ मोशन लीनियर मोशन के केस में, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लिखते थे। और एक मेरे पास होता है nth डिस्प्लेसमेंट, ये कितना होता है u प्लस ए बाई टू 2n माइनस 1। nth डिस्प्लेसमेंट की ये इक्वेशन मेरे पास होती थी u प्लस ए बाई टू 2n माइनस 1। इसको प्रूव भी किया था हमने, ठीक है। अच्छा, सेम एनालॉजी की अगर मैं बात करता हूँ, किसकी, सेम एनालॉजी, तो ये अप्लाई कब कर सकते हैं, ये अप्लाई कब करते हैं, ये अप्लाई तब करते हैं अगर मेरे पास एक्सेलरेशन कैसा रहे, कांस्टेंट रहे। कब अप्लाई करेंगे, अगर लीनियर एक्सेलरेशन कैसा रहे, कांस्टेंट रहे। तो ये कंडीशन होती है इनको अप्लाई करने की। वैसे इक्वेशन यहाँ पे भी होती है ना। तो देखो v की जगह क्या लिखेंगे, v यहाँ पे होती है फाइनल स्पीड, लीनियर स्पीड, यहाँ पे लिखेंगे ओमेगा फाइनल एंगुलर स्पीड। u की जगह क्या लिखेंगे, ओमेगा नोट इनिशियल लीनियर स्पीड, इनिशियल एंगुलर स्पीड, है ना, ओमेगा u की जगह ओमेगा नोट, और प्लस ये तो एक्सेलरेशन, ये कितना होगा एंगुलर एक्सेलरेशन, ये हो जाएगा अल्फा टी। ऐसे सेम यहाँ पे होगा, इसकी जगह क्या लिखेंगे, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये होगा ओमेगा नोट टी प्लस हाफ अल्फा, ये होगा टी स्क्वायर। तीसरे वाली इक्वेशन क्या होगी, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नोट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा, ये मेरे पास होगा थीटा, ये कितना होगा थीटा एन, nth डिस्प्लेसमेंट, ये कितना होगा ओमेगा नोट प्लस अल्फा बाय 2 और ब्रैकेट 2n माइनस 1। ठीक है, ये एनालॉजी होगी यहाँ पे, इसको मैंने इस फॉर्म में रिप्लेस कर लिया है ना, v को ओमेगा से, u को ओमेगा नोट से और a को अल्फा से। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, साइड में भी लिख देता हूँ, उधर लिख देता हूँ उधर, है ना। तो देखो ऐसे लिख लो कि v को रिप्लेस किससे किया, ओमेगा से, u को रिप्लेस किया एनालॉजी के बेस पे बता रहा हूँ ओमेगा नोट से, a को किससे रिप्लेस किया, अल्फा से, और s को किससे रिप्लेस किया, थीटा से, है ना। छोटी सी एनालॉजी आपको याद रहेगी। अच्छा, ये कब अप्लाई कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये अप्लाई करते थे जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। ये अप्लाई कब करेंगे, ये अप्लाई कब करेंगे, जब मेरे पास एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा। एंगुलर एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो किसी भी इक्वेशन का यूज़ करके लीनियर एंगुलर स्पीड वगैरह आप सब यहाँ पे निकाल सकते हो। अच्छा, अगर कांस्टेंट नहीं होगा फिर कैसे निकालेंगे, अगर अल्फा कांस्टेंट नहीं होगा तो फिर इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, इंटीग्रेशन का। तो ये कंडीशन कब लगाते थे, अगर कांस्टेंट मिले, कांस्टेंट नहीं मिलेगा तो फिर इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे, इक्वल टू डी बाई डी टी, टी को ए के साथ लेके जाओ, फिर इंटीग्रेशन अप्लाई करो ना, वो सब हमने पढ़ा है। तो उन सबको देखेंगे जब क्वेश्चन करेंगे, वहाँ पे आएंगी सारी चीज़ें। तो ये कब अप्लाई करेंगे, जब अल्फा मेरे पास कैसा रहेगा, कांस्टेंट है। नोटेशन में लिख देता हूँ, जैसे ओमेगा मेरे पास क्या है, फाइनल एंगुलर स्पीड, ओमेगा क्या है, फाइनल एंगुलर स्पीड, ओमेगा नोट क्या है, इनिशियल, लिख देते हैं, याद रहेगा आपको, इनिशियल एंगुलर स्पीड। और यहाँ पे मेरे पास जो अल्फा है वो क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। टी मेरे पास क्या है, टाइम, है ना। और ये मेरे पास थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और थीटा एन क्या है, ये भी है मेरे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, है ना। थीटा एन मेरे पास क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, और थीटा मेरे पास है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, थीटा और थीटा एन। अच्छा, ये कहानी हो गई। और यहाँ पे टी मेरे पास क्या था, टाइम था, और यहाँ पे क्या बचा, और यहाँ पे v हो गया, ओमेगा हो गया। तो बस ये सारी चीज़ें थी मेरे पास, और अल्फा भी मैंने यहाँ पे लिख दिया, और टी तो मेरे पास क्या है, टाइम। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये मेरे पास था लीनियर मोशन के केस में, ये मेरे पास होगा एंगुलर एक्सेलरेशन के केस में। तो अल्फा अगर कांस्टेंट तो ये वैल्यू लिख के यहाँ पे किसी भी इक्वेशन का यूज़ करके अपना आंसर हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये नोट करो। तो ये नोट करने के बाद कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करते हैं जो एक्सेलरेशन के बेस पे होंगे। तो आई होप एक्सेलरेशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है थ्योरेटिकल, वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसको नोट करो, फिर चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। चलिए, लिख लिया होगा सबने। तो मेरे पास क्या हो गया, अल्फा इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये मैं हटा देता हूँ इधर से। चलिए, कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। आइए, तो मेरे पास एंगुलर एक्सेलरेशन, तो थ्योरेटिकल जो चीज़ें हैं वो सब कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गए हैं। तो इन सब का हम आगे चल के यूज़ करेंगे। चलिए, तो देखो ज़रा, जैसा क्वेश्चन आपको क्या दिया है, सिंपल दिया है इस तरीके से, है ना। सिंपल से सवाल से स्टार्ट कर लेते हैं।
जैसे आपको दिया है सर्कुलर मोशन, है ना, ये सेंटर पॉइंट है, ये डिस्टेंस कितना दिया है, ये रेडियस जो है आपको सर्कल का जो रेडियस है वो कितना दिया है 2 मीटर, कितना दिया है 2 मीटर, और इस पॉइंट के ऊपर जो स्पीड है ऊपर वो कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड, यानी दोनों बराबर है, डिस्टेंस भी 2 मीटर और 2 मीटर पर सेकेंड, और स्पीड कैसी है ये कॉन्स्टेंट है, या फिर कॉन्स्टेंट रहने दो इसको, क्वेश्चन में आपको बोला है, सवाल में क्या बोला है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूसीएम का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, शॉर्ट में मैंने लिख दिया। तो आपको क्या बताना है, एक तो आपको बताना है ओमेगा बताना है, ए सी बताना है, ए टेंजेंशियल, ए नेट, और आपको क्या बताना है एंगुलर एक्सेलरेशन, तीनों चीज़ें बतानी है, पांचों चीज़ें। ठीक है, तो सिंपल स्टार्ट कर सकते हैं, बड़ा सिंपल सवाल है। तो ओमेगा निकालना तो क्या लिखेंगे, वी इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, ये फॉर्मूला पता है मुझे। तो ओमेगा क्या होता है, वी बाय आर, और वी परपेंडिकुलर आर, तो दोनों परपेंडिकुलर है ना यहाँ पे, है ना। तो वी की वैल्यू कितनी है 2, ये भी 2, कितना आएगा 1 और रेडियन पर सेकेंड, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी पार्ट क्या पूछा है, ये तो सिंपल था ना, पहला ओमेगा निकालना था, वी इक्वल टू आर ओमेगा, ये निकालना है ए सी। ए सी क्या होता है, वी स्क्वायर बाय आर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पढ़ा है हमने, इसी को नॉर्मल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। तो वी स्क्वायर कितना होगा, ये रहा 4 डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना है 2, कितना आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसका मुझे क्या निकालना है, ए नेट निकालना है। तो ए नेट कैसे निकालेंगे, ये लिख सकते हैं। अच्छा, ए नेट से पहले टेंजेंशियल निकाल लेते हैं क्योंकि इसमें जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, ये होता है डी वी वी बाय डी टी, यही तो होता है टेंजेंशियल, चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय डी टी। अब मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो वेलोसिटी कैसी होगी, यहाँ पे कांस्टेंट होगी। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो उसका चेंज तो जीरो मिलेगा ना, तो कितना आ जाएगा 0 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, याद रखना ये बात। तो टेंजेंशियल हो जाएगा 0 क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट था, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0 होता है। इसके बाद नेट एक्सेलरेशन, ये सिंपल है, कैसे निकाल सकते हैं, अंडर रूट ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो टेंजेंशियल तो 0 है मेरे पास, और ए सी कितना आया 2, तो क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर, तो ए नेट कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नेट एक्सेलरेशन कितना आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। इसके बाद क्या बचा मेरे पास, अल्फा बचा, तो अल्फा भी निकाल सकते हैं। ए टेंजेंशियल कितना होता है आर इंटू अल्फा, ये होता है दोनों में रिलेशन, और टेंजेंशियल कितना है 0, तो 0 इक्वल टू आर इंटू अल्फा, तो अल्फा भी कितना आएगा 0 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये भी आंसर मेरे पास हो जाएगा। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी किस तरीके से एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो सिंपल देगा आपको अप्रोच डायग्राम, तो वी ए सी ए टी ए एन और ए टी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लो आप, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। चलिए लिख ले सबने। अच्छा, इसको सही कर लेना, ये टेंजेंशियल मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा ना, लीनियर है ये, क्या होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, बाकी सब सही है, रेडियन और रेडियन। चलिए लिख लिया होगा सबने, ये हटा देता हूँ मैं इधर से, है ना। तो देखो अब सवाल में थोड़ा सा बदलाव किया है, थोड़ा सा चेंज किया है। चेंज क्या किया है वो भी मैं लिखा देता हूँ आपको, चेंज क्या किया है। ये सारी चीज़ें आपको बतानी है इसमें, कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं है ना, ये है बस। ये आपको कंडीशन दी है कि आपको इनकी वैल्यूज़ बतानी है। बस यहाँ पे जो v है वो कितना दिया है, v इक्वल टू 4 इंटू टी, तो ये बताना है एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो t इक्वल टू 2 सेकेंड पे ये सारी वैल्यूज़ आपको बतानी है जो यहाँ पे लिखे। ट्राई करो इस क्वेश्चन को करने का, फिर यहाँ पे देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ए नेट मुझे बताना है, तो देखो ट्राई करते हैं। सबसे पहले निकालते हैं क्या, अच्छा t इक्वल टू 2 सेकेंड है, तो v की वैल्यू कितनी होगी, t इक्वल टू 2 सेकेंड, पहले मैं v लिख लेता हूँ। तो v कितना दिया है 4 इंटू टी, तो कितना हो जाएगा 4, 2 कितना आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पे इतनी वेलोसिटी मुझे मिलेगी। तो सबसे पहला काम क्या है, मुझे निकालना ओमेगा, है ना। तो ओमेगा क्या होगा v बाय आर, यही होगा। v कितना है 8, डिस्टेंस कितना है 2, कितना हो जाएगा v इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड, है ना। सॉरी, ये कितना आएगा यहाँ पे, ये मैंने निकाला ओमेगा, कितना आएगा 4, यहाँ पे लिख सकते हैं रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा निकालना था ना, ओमेगा आएगा v बाय आर, तो कितना आएगा 4 रेडियन पर सेकेंड। b मुझे क्या निकालना है, v मुझे निकालना है AC सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये क्या होता है v स्क्वायर बाय आर। तो v स्क्वायर कितना होगा, v मैंने कितना निकाला, ये रहा 8, तो कितना हो जाएगा 64, और डिस्टेंस कितना है 2, तो कितना आएगा 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितना आएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद क्या निकालेंगे टेंजेंशियल। टेंजेंशियल क्या होता है डी वी बाय डी टी, ये होता है डी वी बाय डी टी। तो v कितना है 40, 40 को t के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करेंगे कितना बचेगा 4 बचेगा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ जाएगा टेंजेंशियल। ठीक है, और डी पार्ट क्या बचा है नेट एक्सेलरेशन। नेट कैसे निकालेंगे, ए नेट ये आएगा अंडर रूट ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, तो ये कितना होगा 32
स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा 16, है ना। ये कितना होगा यहाँ पे 16 हो जाएगा। तो उसको सोल्व करके यहाँ पे निकाल सकते हैं। 32 इंटू 32 कितना होता है, देखो कर सकते हैं, 4 6 6 9 4 12, ये हो जाएगा 1024। कितना होगा 1024 और प्लस 16 ना, इसमें 16 भी ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10 401। कितना होगा 1040। कितना आएगा यहाँ से 1040। सिंपल है, बस ये मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, ये आगे यहाँ से, तो उसको मल्टीप्लाई करके ये मैंने लिखा कितना है 1040। तो उसको अप्रॉक्सीमेट 1000 के आसपास मान सकते हैं। तो जो आंसर आएगा वो 10.12 के समथिंग आएगा। कितना आएगा 10.12 समथिंग मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आएगा, है ना। नेट कितना आएगा 10.12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आएगा नेट एक्सेलरेशन। चलिए हटा देता हूँ मैं, कैलकुलेशन थी सिंपल। अच्छा, अगर मुझे अल्फा निकालना हो तो अल्फा भी निकाल सकते हैं, क्योंकि टेंजेंशियल किसके बराबर होता है, आर इंटू अल्फा, है ना। तो नेट एक्सेलरेशन निकाला, अप्रोक्सीमेट वैल्यू मैंने निकाली, इसको बराबर नहीं, इसको अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं ना 10.12। तो ये मुझे क्या निकालना है, अल्फा निकालना है। तो अल्फा क्या होगा AT/r। टेंजेंशियल की एक्सेलरेशन कितना है, ये रहा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 डिवाइड बाय रेडियस कितना है, और रेडियस मेरे पास है 2, है ना। तो अल्फा कितना आएगा 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। कितना आएगा 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो जो भी वैल्यू मुझसे पूछेगा टी की टर्म में कोई भी इक्वेशन अगर देगा तो सिंपल अप्रोच लगा के इसको सोल्व करके यहाँ पे आंसर लिख लेंगे, ठीक है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। तो उसको नोट कर लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, ये लिख लिया होगा सबने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हटा देता हूँ मैं। बड़े सिंपल सवाल हैं, बस बेसिक जो कंडीशन है वो आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो आंसर बड़े आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। तो देखिए, और कैसे सवाल पूछेगा आपसे, क्वेश्चन में आपको देगा, क्वेश्चन आपको बोलेगा कि इनिशियल एंगुलर स्पीड कितनी है 0, इनिशियल एंगुलर स्पीड कितनी है 0, और एंगुलर एक्सेलरेशन कितना है 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ये कंडीशन उसने दी है। तो उसने बोला कि फाइंड टाइम फॉर r इक्वल टू 2 मीटर। रेडियस कितना दिया उसने, रेडियस कितना दिया, रेडियस दिया है 2 मीटर। फाइंड टाइम फॉर r इक्वल टू 2 मीटर व्हेन एंगल बिटवीन a net एंड AC विल बी 45 डिग्री। उसने बोला कि जो इनिशियल एंगुलर स्पीड है वो 0 और अल्फा कितना है 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो फाइंड करो टाइम फॉर रेडियस 2 मीटर व्हेन एंगल बिटवीन a net एक्सेलरेशन एंड AC विल बी 45 डिग्री। जब दोनों के बीच का एंगल कितना हो 45 डिग्री, है ना। तो ट्राई करो क्वेश्चन को करने का, फिर देखते हैं कैसे इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। टाइम मुझे बताना है, टाइम की वैल्यू, ठीक है। तो कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व, कर सकते हैं बड़े आराम से। देखो कैसे। अच्छा, ये कंडीशन मुझे दी, तो एंगल कितना दिया a नेट और AC के बीच का 45 डिग्री। तो पहले एक डायग्राम बना लेता हूँ मैं रफली, है ना। तो ये कहना चाह रहा है ये कि सर्कल अगर यहाँ पे होगा तो ये होगा सेंट्रीपिटल और नेट एक्सेलरेशन होगा यहाँ पे, और AT किधर होगा ऊपर। ऐसी कहानी होगी, कोई सर्कुलर मोशन करेगा यूनिफॉर्म, सेंट्रीपिटल इधर, AT ऊपर और नेट एक्सेलरेशन इधर। इसने बोला है कि A नेट और AC के बीच का एंगल कितना है, ये दिया है 45 डिग्री, यही है ना एंगल। ये नीचे दिया है सेंट्रीपिटल और ये दिया A नेट और एंगल कितना है 45 डिग्री। तो उस केस में अगर यहाँ से मैं लिखना चाहूँ tan थीटा, इन्हें tan 45 डिग्री, तो कितना आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये AT, तो ये भी कितना होगा AT टेंजेंशियल, और नीचे क्या आएगा सेंट्रीपिटल। इसकी वैल्यू तो 1 होती है, 1 होगा तो ये टेंजेंशियल किसके बराबर आ जाएगा, AC के बराबर आ जाएगा। ये कंडीशन यहाँ से मिलेगी। tan 45 AT/AC, तो AT कितना आ जाएगा AC के बराबर। अब टेंजेंशियल कितना एक्सेलरेशन होता है, r इंटू अल्फा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, r इंटू अल्फा। सेंट्रीपिटल कितना होता है v स्क्वायर बाय r, है ना। या फिर इसी को क्या लिखेंगे, v इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर। अगर मैं लिखता हूँ तो इसको क्या लिखेंगे, r ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। v स्क्वायर बाय r ओमेगा स्क्वायर एक ही बात है ना, दोनों एक ही जगह होंगे। r से r गया तो यहाँ से ओमेगा कितना आएगा, रूट अल्फा, ये आएगा रूट अल्फा। तो अल्फा मुझे दिया है कॉन्स्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन कितना है 2, तो ये आ जाएगा √2 रेडियन पर सेकंड। भाई अल्फा की जगह क्या लिखेंगे 2, तो कितना आ जाएगा √2 रेडियन पर सेकंड, ये आ जाएगा ओमेगा। अच्छा, अब मुझे क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना यहाँ पे, एंगुलर एक्सेलरेशन कैसा है कांस्टेंट। तो जो स्पीड इक्वेशन मैंने लिखी थी उसका यूज़ कर सकते हैं, है ना। क्या लिखेंगे, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी, यूज़ कर सकते हैं। तो ये फाइनल ओमेगा कितना है, ये रहा √2, है ना। और इस एक्सेलरेशन पे ओमेगा नॉट कितना है 0, प्लस अल्फा कितना था, ये रहा 2, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा टी हो जाएगा, है ना। तो टी की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, टी आएगा √2/2, है ना,
रूट 2 डिवाइड बाई 2 को क्या लिख सकते हैं, रूट 2 इंटू रूट 2, ये कैंसिल आउट, कितना बचेगा रूट 2 सेकेंड, ये मेरे पास फाइनल आंसर हो जाएगा ना। तो टाइम कितना आएगा 1/√2 सेकंड, चाहो तो रूट 2 की वैल्यू रख लो 1.414 और सिंप्लीफाई करके भी आंसर निकाल सकते हैं। तो ये था मेरे पास क्वेश्चन। तो ऐसा सवाल आएगा तो इस अप्रोच को लगा के यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको नोट कर लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए ये लिख लिया होगा सबने, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/√2 सेकंड, ये हटा देता हूँ मैं। अच्छा, और देखो जरा सवाल कैसे देगा आपको, जैसा आपको दे देगा इसी कंडीशन पे बता देता हूँ मैं, है ना। इसी कंडीशन पे जैसा आपको बोल देगा कि ओमेगा नॉट कितना है 0, ओमेगा नॉट कितना है 0, अल्फा 2 रेडियन पर सेकंड, उसका फाइंड टाइम, है ना। इसने इसको ऐसे कर लो, फाइंड थीटा बिटवीन ए नेट एंड ए सी इफ जो टाइम दिया है, इफ टाइम इक्वल टू कितना दिया है 2 सेकेंड, है ना। इस बार आपको क्या बताना है, एंगल बताना है किसके बीच में, नेट एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल के बीच में। इफ टाइम कितना दिया है 2 सेकेंड, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, कर सकते हैं, सेंट्रीपिटल लेगा सेंटर की तरफ, टेंजेंशियल लेगा ऊपर और दोनों से पास करेगा नेट एक्सेलरेशन, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, पहले टेंजेंशियल निकाल लेते हैं, आर इंटू एल्फा। आर की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, आर की वैल्यू आपको दी है क्वेश्चन में, है ना। आर की वैल्यू आपको दी है, कितनी दी है, ये भी सेम दी है 2 मीटर, आर भी कितना दिया है 2 मीटर, तो कितना हो जाएगा 2 और अल्फा कितना है वहाँ पे 2, तो कितना आ जाएगा ये 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, यानी ये भी दिया है आपको डाटा, बस थीटा आपको बताना है। ये निकाल लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद निकालेंगे सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल क्या होगा, आर ओमेगा स्क्वायर, कितना होगा आर इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो गया आर। ओमेगा कैसे निकालेंगे, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी का स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पे। तो सेंट्रीपिटल कितना आ जाएगा, रेडियस कितना दिया है 2, ओमेगा नोट कितना है 0, सवाल में दिया है ये, अल्फा कितना है 2 और टी भी कितना दिया है 2 सेकेंड, है ना। इसको ऐसे लिख लो, इस पूरे का क्या लिखेंगे, स्क्वायर लिखेंगे। तो सेंट्रीपिटल कितना आ जाएगा 2 और ब्रैकेट ये कितना होगा 4 का स्क्वायर, यानी 2 कितना होगा 16, ये आएगा 32, कितना आएगा सेंट्रीपिटल 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। तो बस दोनों एक्सेलरेशन मेरे पास आ गए, सिंपल है। टेन थीटा निकालना है तो कैसे निकालेंगे, टेन थीटा क्या होता है, थीटा बिटवीन नॉर्मल यानी सेंट्रीपिटल और नेट एक्सेलरेशन। तो अगर इसके बीच में थीटा निकालना है तो ये कितना होगा, ये 80, तो ये भी कितना होगा 80 के बराबर, ये मैंने बनाया डायग्राम इधर, तो कितना होगा AT/AC। तो 80 कितना है यहाँ पे, ये रहा 4, AC कितना है, ये रहा 32, तो कितना आएगा 1/8, है ना। तो थीटा कितना आ जाएगा यहाँ से एंगल, ये आ जाएगा 10 इनवर्स 1/8, ना, ये आंसर हो जाएगा मेरे पास। तो थीटा की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 10 इनवर्स 1/8। तो अगर एंगल पूछेगा तो एंगल भी पढ़े आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको नोट कर लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, तो एंगल पूछेगा तो 10 इनवर्स 1/8 करके निकाल लेंगे, सिंपल। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं और कैसा क्वेश्चन पूछेगा आपसे। आपको ये दे देगा, क्या दे देगा, आपको बोल देगा कि रेडियस कितना है 2 मीटर, है ना। ये क्वेश्चन आपको दे सकता है, रेडियस कितना है 2 मीटर और अल्फा कितना दिया है 2 टाइम्स ऑफ टी, अल्फा कितना है 2 टाइम्स ऑफ टी। तो फाइंड एंगल बिटवीन AC एंड ए नेट एट T इक्वल टू 1 सेकेंड। ट्राई करो इस क्वेश्चन को करने का, जब तक क्वेश्चन खुद से ट्राई नहीं करोगे तब तक सॉल्व होने स्टार्ट नहीं होंगे आपसे, ना। तो ट्राई करो, 2-3 मिनट क्वेश्चन के ऊपर दो, फिर यहाँ पे सोल्यूशन देखो, ठीक है। तो चलिए ट्राई क्या होगा आपने, फिर से मुझे क्या बताना है यहाँ पे, एंगल बताना है किसके बीच में, AC के और ए नेट के बीच में, है ना। फिर से कहानी क्या है, यही वाली है, ये रहा डायग्राम, ये सेंटर पॉइंट। इसकी जनरल बात करोगे तो AC लगेगा इधर और टेंजेंशियल किधर लगेगा ऊपर की तरफ, और ए नेट किधर आएगा इधर, और ये मेरे पास होगा थीटा। ये तो पूछा है मुझसे थीटा एंगल जो सेंट्रीपिटल और नेट एक्सेलरेशन के बीच में एक्ट करेगा। इस थीटा की वैल्यू पूछिए जब टाइम कितना है 1 सेकेंड। तो देखो सबसे पहले अल्फा निकाल लेते हैं। अल्फा कैसे निकलेगा, अल्फा कितना दिया है 2 टाइम्स ऑफ टी, यानी 2 टाइम्स ऑफ 1, तो कितना आएगा 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये आएगा एंगुलर एक्सेलरेशन, निकल गया है। अच्छा, उसके बाद मुझे क्या निकालना है, ये निकालने के बाद, यानी ये मेरे पास क्या है, अल्फा इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टी, तो एट T इक्वल टू 1 सेकेंड अल्फा कितना आ जाएगा 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होता है, ये होता है R इंटू अल्फा, रेडियस कितना दिया है 2 और अल्फा कितना दिया है 2, तो ये कितना हो जाएगा 4, ये आएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना आएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये दोनों चीज़ें आ गई मेरे पास। अच्छा, अगर मुझे नेट एक्सेलरेशन निकालना है तो सेंट्रीपिटल भी चाहिए, क्या चाहिए सेंट्रीपिटल, ये कितना होता है R ओमेगा स्क्वायर। तो R कितना दिया है 2
और ओमेगा स्क्वायर। अब प्रॉब्लम ये है कि ओमेगा कैसे निकालें। अब ओमेगा नोट इक्वल टू ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी यूज़ नहीं कर सकते यहाँ पे। ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि यहाँ पे अल्फा कांस्टेंट नहीं है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है। देखो वेरिएबल आ गया ना यहाँ पे टाइम, तो टाइम के साथ चेंज होगा। तो कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन करके निकालेंगे। तो देखो सिंपल है, अल्फा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डी ओमेगा बाय डी टी लिख सकते हैं। तो अल्फा कितना है यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ टी डी ओमेगा बाय डी टी लिख सकते हैं। डी टी को इधर लेके जाओ तो उसको लिख सकता हूँ मैं डी ओमेगा इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टी इंटू डी टी, है ना। इसको इधर लेके जाएंगे 2 टाइम्स ऑफ टी इंटू डी टी, तो इंटीग्रेशन अप्लाई कर दो। तो इनिशियल एंगुलर स्पीड 0 है जब टाइम कितना है 0 सेकेंड। जब टाइम हो गया 1 सेकेंड तब मुझसे पूछा है ओमेगा कितना हुआ। लिमिट लगा दी मैंने यहाँ पे, जब टाइम 0 तो इनिशियल एंगुलर स्पीड 0, जब टाइम हुआ 1 सेकेंड तो ओमेगा कितना हुआ, ओमेगा, है ना। एंगुलर स्पीड कितनी होगी ओमेगा, तो ये मुझे निकालनी है। तो ये तो 1 होगा तो सिंपल आ जाएगा ओमेगा इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट है बाहर आएगा, ये आएगा टी स्क्वायर बाई 2 और लिमिट 0 से लेके 1। लिमिट कहाँ 0 से लेके 1, है ना। तो देखो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये कितना आएगा, ये बचेगा 1 रेडियन पर सेकंड। कितना आएगा ओमेगा, ये आएगा 1 रेडियन पर सेकंड। तो इसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2, ओमेगा कितना होगा 1 का स्क्वायर, तो ए सी कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आ जाएगा सेंटीमीटर। तो बस अब tan अल्फा निकाल सकते हैं यहाँ पे। tan थीटा क्या होगा, टेंजेंशियल डिवाइड बाय सेंटीमीटर। टेंजेंशियल कितना है, ये रहा 4, सेंटीमीटर कितना है 2, तो ये कट करके कितना आएगा 2 आ जाएगा। तो थीटा कितना आ जाएगा यहाँ से tan इनवर्स 2 के बराबर। थीटा कितना आएगा tan इनवर्स 2 के बराबर। ये मेरे पास होगा एंगल बिटवीन सेंटीमीटर और नेट एक्सेलरेशन इन दोनों के बीच में। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। तो नोट कर लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए लिख लिया होगा सबने, ये हटा देता हूँ मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए देखते हैं क्या दिया है मुझे। तो देखो आपको दिया है क्वेश्चन में, बोला है अ व्हील रोटेट, a wheel rotate having angular displacement यानी थीटा इक्वल टू कितना है k इंटू टी स्क्वायर। तो एक व्हील रोटेट कर रहा है एक स्टेशनरी एक्सिस पे, रोटेटिंग हैविंग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इक्वल टू के टी स्क्वायर, वेयर k इक्वल टू कितना दिया है 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। k की वैल्यू कितनी दी है 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। इसने बोला कि थीटा कितना है 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, इसने कोई वैल्यू मान लिया है यहाँ पे, है ना। उसके बाद क्या बोला कि फाइंड टोटल acceleration, find total acceleration at a point of rim at t equal to 2 second if linear velocity at that point is 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। इफ लीनियर वेलोसिटी एट दैट पॉइंट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ट्राई करो इस क्वेश्चन को करने का, अच्छा सवाल है ये, है ना। तो आपको क्या बताना है, टोटल एक्सेलरेशन बताना है कितना होगा। तो ये डाटा आपको दिया है, इसी के हेल्प से आपको वैल्यूज बतानी है। ट्राई करो इस क्वेश्चन को करने का, फिर यहाँ पे इसका सोल्यूशन देखते हैं कितना होगा, ठीक है। चलिए करते हैं इसको, ट्राई किया होगा आपने, देखते हैं। तो देखो मुझे क्या बताना है एक्सेलरेशन। तो अगर मुझे टोटल एक्सेलरेशन बताना है तो सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल ये 2 एक्सेलरेशन होंगे मेरे पास, तो मैं आराम से नेट एक्सेलरेशन बता सकता हूँ। टोटल का मतलब नेट एक्सेलरेशन। तो देखो क्या करेंगे, तो सबसे पहले अगर मुझे निकालना है, अच्छा पहले काम करते हैं, ओमेगा मुझे चाहिएगा, ओमेगा निकाल लेते हैं। ओमेगा कितना होगा डी थीटा बाय डी टी। ओमेगा कितना होता है डी थीटा बाय डी टी, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा 2 टाइम्स ऑफ के इंटू टी, इतना आया। अच्छा अल्फा कितना होता है, अल्फा होता है डी ओमेगा बाय डी टी, तो ये कितना आ जाएगा डी ओमेगा बाय डी टी करेंगे 2 टाइम्स ऑफ के, है ना। अच्छा यहाँ पे अगर मैं टी की वैल्यू रखता हूँ 2 सेकेंड, है ना, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2, ओमेगा कितना आएगा 2 और के मेरे पास कितना होगा, के भी मुझे दिया है 2 और टाइम भी मुझे कितना दिया है 2 सेकेंड। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 रेडियन पर सेकेंड। तो यहाँ से मैंने क्या निकाल लिया, ओमेगा निकाल लिया। अल्फा कितना होगा, अल्फा 2 टाइम्स ऑफ के की वैल्यू कितनी दी है 2, ये हो जाएगा 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ये मुझे दिया है, अल्फा कितना दिया है 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो ओमेगा और अल्फा मैंने यहाँ से निकाल लिया। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होता है बताओ। अगर मैं यहाँ पे निकालना चाहूँ, थीटा दिया है के टी स्क्वायर और टी इक्वल टू 2 सेकंड, और लीनियर वेलोसिटी दी है एट दैट पॉइंट कितनी दी है 2 मीटर पर सेकंड। लीनियर स्पीड कितनी है 2 मीटर पर सेकंड। तो ये दिया है 2, ये हो जाएगा टी, हो जाएगा 2, अल्फा आ जाएगा 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। इतनी बात सबको समझ में आ रही है। अच्छा अब ध्यान से ज़रा देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो कि अगर मुझे
टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है आर इंटू एल्फा। क्या होता है आर इंटू एल्फा। तो ये हो गया आर और एल्फा मेरे पास कितना है, एल्फा मैंने कितना निकाला, ये निकाला 4। अब प्रॉब्लम ये कि मुझे आर की वैल्यू यहाँ पे नहीं पता, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेंटीमीटर तो वो कितना होगा, वो होगा वी स्क्वायर बाई आर, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ये हो गया आर, ओमेगा स्क्वायर कितना होगा, ये हो जाएगा 64, है ना। टेंजेंशियल मैंने लिखा सेंटीमीटर। अगर रेडियस मेरे पास होता तो वैल्यू रख के मैं यहाँ पे आंसर निकाल लेता। अब इसको कैसे करेंगे सोचो थोड़ा सा, ठीक है। तो ये कितना होगा आर इंटू 4 और आर इंटू 60। अब कैसे करेंगे, तो आर की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, वी इक्वल टू मुझे क्या पता है आर इंटू ओमेगा। तो ओमेगा कितना, आर कितना आ जाएगा यहाँ से, आर सिंपल आ जाएगा वी बाय ओमेगा, है ना। वी कितना दिया यहाँ पे, ये 2 और ओमेगा कितना निकाला मैंने 8। तो ये आर कितना आ जाएगा 1/4 मीटर। ये आ गया आर को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो देखो 80 कितना हो जाएगा इधर से, ये आ जाएगा 1/4 इंटू 4। तो 4 से 4 कैंसिल, कितना आएगा 1 आ जाएगा यहाँ से, है ना। टेंजेंशियल 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और AC कितना आएगा, ये हो जाएगा 1/4 इंटू 64। इसको कट करेंगे तो कितना होगा, और 1 बचेगा और 6 कितना आएगा 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंपल। तो बस ए नेट निकाल सकते हैं यहाँ से, कितना होगा √1 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर। तो इसको सिंपल अप्रॉक्सीमेट 1 है क्योंकि, तो कितना मान सकते हैं √16 स्क्वायर मान सकते हैं। तो आंसर कितना आएगा 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आएगा अप्रॉक्सीमेट कितना 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सिंपल बस कॉन्सेप्ट लगा के, ये कॉन्सेप्ट आपको दिया होगा और सिंपल लगा के नेट एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो ये नोट कर लो, फिर चलते हैं आगे। चलिए लिख लिया होगा सबने। तो आंसर कितना हो जाएगा 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हटा देता हूँ मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, है ना। देखते हैं नेक्स्ट सवाल मुझे क्या दिया है। चलिए आपको क्वेश्चन में बोला है a body rotate with angular acceleration, है ना, बीटा इक्वल टू ए इंटू टी। एंगुलर एक्सेलरेशन कितना दिया, बीटा इक्वल टू ए इंटू टी। फाइंड इन विच टाइम एक्सेलरेशन वेक्टर एट अ गिवन पॉइंट मेक एंगल अल्फा विद वेलोसिटी वेक्टर। ये सवाल आपको दिया है तो उसको ट्राई करो करने का, फिर देखते हैं यहाँ पे कैसे इसको, ठीक है। तो गिवन पॉइंट मेक एन एंगल अल्फा विद वेलोसिटी वेक्टर, एंगल अल्फा। तो कैसे करेंगे, ट्राई करो क्वेश्चन को करने का, यानी मुझे टाइम की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। वेरिएबल की फॉर्म में आएगा आंसर, अच्छा सवाल है तो कर सकते हैं। तो चलिए ट्राई करते हैं। अच्छा ये देखो क्या दिया है, मेक एन एंगल अल्फा विद वेलोसिटी वेक्टर। तो देखो जरा यहाँ पे रोटेट विद एंगुलर एक्सेलरेशन कितना दिया है, बीटा इक्वल टू ए इंटू टी। तो अगर मुझे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालना है, ये क्या होता है आर इंटू एल्फा। ये हो गया आर और एल्फा कितना होगा, एल्फा की जगह क्या दिया, ये एंगुलर एक्सेलरेशन ए इंटू टी, ये रखो ए इंटू टी। तो कितना हो जाएगा आर ए टी, है ना। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1। और अगर एंगल अल्फा मुझे निकालना है टेन अल्फा, तो उस केस में मुझे सेंटीमीटर भी चाहिएगा। ये कितना होता है आर इंटू ओमेगा स्क्वायर, कितना होता है आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो कैसे करेंगे इसको, देखो ओमेगा कैसे निकालेंगे, अल्फा जो मेरे पास होता है अल्फा वो क्या होता है डी ओमेगा बाय डी टी। अल्फा कितना होता है डी ओमेगा बाय डी टी। तो अल्फा कितना दिया है ए इंटू टी, ए इंटू टी डी ओमेगा बाय डी टी। तो डी ओमेगा कितना होगा यहाँ से ए टी इंटू डी टी। डी ओमेगा कितना आएगा, डी टी को इधर लेके जाएंगे तो ए टी इंटू डी टी। इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो ये 0 होगा तो एंगुलर स्पीड 0, ये टी होगा तो एंगुलर स्पीड कितनी होगी ओमेगा, ठीक है। तो कितना आएगा ओमेगा इक्वल टू ए टी स्क्वायर बाय 2। ओमेगा कितना आ जाएगा ए टी स्क्वायर बाय 2। तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो कितना आएगा आर, ये होगा ए स्क्वायर टी की पावर 4 डिवाइड बाय 2, इतना मिलेगा ना यहाँ से, है ना, ए स्क्वायर। इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर। सिंपल है, पहले मैंने अल्फा लगा के यहाँ पे ओमेगा निकाला, उसको सेंटीमीटर के अंदर रख दिया। अब टेन अल्फा कैसे निकालते हैं, टेन अल्फा होता है ए सेंटीमीटर डिवाइड बाय 8, इसको ऐसे लिखते हैं, है ना। कितना होता है ये ए टेंजेंशियल डिवाइड बाय ए सेंटीमीटर। टेन अल्फा कैसे निकालते हैं, टेंजेंशियल होता है उसके डिवाइड में कितना आएगा ए सी आएगा। तो टेंजेंशियल कितना है यहाँ पे आर ए टी, और सेंटीमीटर कितना होगा यहाँ पे आर ए स्क्वायर टी की पावर 4 बाय 2। अच्छा एंगल किसके बीच में पूछा है, मेक एन एंगल अल्फा विद वेलोसिटी वेक्टर। तो वेलोसिटी वेक्टर अगर यहाँ पे होगा तो अगर आप ध्यान से देखेंगे
तो एंगुलर एक्सेलरेशन है ना, तो ये आपसे क्या पूछ रहा है ना, देखो यहाँ आपसे क्या पूछेगा मैं बता देता हूँ, ये आपसे ये पूछेगा है ना, इसको थोड़ा सा ऐसे बनाएंगे, बता देता हूँ मैं जनरल पॉइंट पर। जैसे वी लगेगा ना इधर, तो वी की डायरेक्शन में क्या होता है मेरे पास, ये होता है टेंजेंशियल है ना, ये होता है, और यहाँ पे क्या लगता है AC, और नेट एक्सेलरेशन होता है इधर, ये इस डायरेक्शन में क्या मिलेगा, ये मुझे मिलेगा 80, और नेट एक्सेलरेशन कहीं यहाँ से 20 से पास होगा। तो ये ना, ये इस एंगल की बात कर, जैसे हम जनरली एंगल क्या निकालते थे, जनरली एंगल जब हम निकालते थे, जो मैं 80/AC लिखता था, इस एंगल को लिखता था मैं, किसको, इस वाले को है ना, कि ये अगर 80 होगा, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे 80 होगा, जैसे इस पॉइंट की बात करेंगे, तो इस पॉइंट की अगर बात करेंगे तो ये होगा ना टेंजेंट, इसको 80 मान लो, और ये होगा AC, तो नेट ऐसे पास करेगा, तो ये थीटा होगा यहाँ पे। लेकिन इसने सवाल में इस बार क्या पूछा है, इस बार सवाल में इसने वेलोसिटी वेक्टर के अलोंग पूछा है, यानी ये थीटा पूछा है ना। इस बार इसने एंगल किसको बोल दिया, इसको बोला है यहाँ पे अल्फा, क्योंकि वेलोसिटी के अलोंग तो यही होगा ना, वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर होगी, ऊपर, जिधर वेलोसिटी उधर ही टेंजेंशियल। तो ये बात समझ में आ रही होगी आपको कि जिधर वेलोसिटी होगी उधर ही टेंजेंशियल। तो इस थीटा को पूछा है, तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे सिंपल इस तरीके से, ये तो आगे होगा इस तरीके से, तो इसका परपेंडिकुलर इस बार क्या होगा, ये AC, तो ये भी कितना होगा, ये भी AC होगा। तो यहाँ से जो tan अल्फा आएगा ना एंगल मेरे पास, जो अल्फा इसने बोला है, ये बोला है ये वाला, यानी AC डिवाइड बाय 80 है ना, क्या बोला है, AC डिवाइड बाय 80। तो ये बात आपको समझ में आई होगी कि AC डिवाइड बाय 80 की बात यहाँ पे करेगा। तो अब रख लेंगे इसमें वैल्यू, AC कितना दिया है मुझे, ये रहा RA² T की पावर 4 डिवाइड बाय 2, और 80 कितना है, ये रहा R इंटू A इंटू T। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी है ना। तो tan अल्फा कितना हो जाना है यहाँ से, तो R से R कैंसिल आउट, A से A कैंसिल आउट, और T से एक क्यूब, तो कितना बचेगा, tan अल्फा इक्वल टू A T क्यूब डिवाइड बाय 2, ये आएगा। तो T की वैल्यू यहाँ से T क्यूब कितना आ जाएगा, T क्यूब हो जाएगा 2 tan अल्फा डिवाइड बाय A, और T कितना आ जाएगा 2 tan अल्फा डिवाइड बाय A की पावर 1/3, कितना आ जाएगा टाइम यहाँ से 2 tan अल्फा डिवाइड बाय A, और इस पूरे की पावर कितनी होगी 1/3, ये मेरे पास आएगा टाइम यहाँ पे निकल के ना। तो ध्यान रखना, इस बार उसने एक्सेलरेशन वेलोसिटी वेक्टर के अलोंग पूछा है, किसके साथ, AC के साथ, जो नेट एक्सेलरेशन होगा उसके साथ। तो ये होगा V, ये होगा नेट एक्सेलरेशन, और ये होगा AC, ये तो हमेशा सेंटर की तरफ लगेगा। तो थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी AC डिवाइड बाय 80, AC डिवाइड बाय 80। तो AC की वैल्यू रखी, 80 की वैल्यू रखी, और मैंने यहाँ से टाइम निकाला इन फॉर्म ऑफ अल्फा, ये मेरे पास फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये नोट करो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, ये सबने लिखा होगा तो ये मिटा देता हूँ, लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं है ना। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर था उसके ऊपर सवाल कैसे पूछेगा वो भी बता देता हूँ मैं आपको। देखो, आपसे सवाल में बोलेगा इस तरीके से, अ पार्टिकल थ्रोन हॉरिजॉन्टल विद स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, फाइंड आउट a particle thrown horizontally with speed 5 meter per second, find out radius of curvature at end of 3 सेकेंड ऑफ मोशन। जब 3 सेकेंड हो जाएंगे तो उसके बाद मुझे क्या बताना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर बताना है। ट्राई करो इस क्वेश्चन को करने का, कर सकते हैं आराम से, फिर उसके बाद देखते हैं कैसे इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो देखो कैसे करेंगे इसको। तो अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर मुझे निकालना है तो ये कुछ वैसे ये क्वेश्चन अगर देखा जाए तो थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है ना। तो देखो, अगर हमें हाइट मुझे निकालनी है किसी पॉइंट पे तो क्या लिखते हैं, एक्स tan थीटा माइनस g(x²/2u² cos² थीटा, ये पढ़ते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मुझे हाइट निकालनी है। अब क्योंकि हॉरिजॉन्टल फेंकेगा तो थीटा कितना होगा, 0 के बराबर होगा। थीटा 0 रखेंगे कितना आएगा, y = ये तो 0 हो जाएगी क्वांटिटी, क्योंकि tan 0 कितना होता है, 0 के बराबर होता है। तो कितना बचेगा, माइनस g(x²/2u², cos 0 1 होता है ना। तो यहाँ से कितना आएगा, ये v मेरे पास आ जाएगा g(x²/2u², ये बचेगा। यहाँ से dy/dx कितना आएगा, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर मुझे निकालना है ना, तो उस फंक्शन की जरूरत पड़ेगी वहाँ पे। तो कितना होगा, ये x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कितना होगा, 2gx/2u², 2 से 2 कैंसिल, कितना आएगा gx/u², ये करेंगे। इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, d²y/dx², तो कितना आएगा यहाँ से, ये बचेगा इतना। इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना बचेगा, g/u²। ये तो सिंपल निकाल सकते हैं, g की वैल्यू होती है 10 और u कितना दिया है मुझे, ये दिया 5 मीटर पर सेकेंड, तो कितना हो जाएगा 25। 5 से कट करेंगे 2/5 मीटर
2/5 बचेगा सिंपल फंक्शन, कितना आएगा 2/5। तो सिंपल कुछ नहीं किया, ट्राइजेक्टरी की इक्वेशन थी, उसको थीटा 0 रखा तो ये आया, इसको एक बार डिफरेंशिएट किया तो ये फंक्शन बचा, 2 बार करेंगे तो ये बचेगा, ये वैल्यू मैंने यहाँ पे रखी। ठीक है, तो अब अगर मुझे यहाँ पे ये निकालना है dy/dx, तो x की वैल्यू मुझे पता होनी चाहिए। x कैसे निकालेंगे, ये लगा सकते हैं uxt प्लस हाफ ax टी स्क्वायर, क्या लगाएंगे uxt प्लस हाफ ax टी स्क्वायर। अब क्योंकि हॉरिजॉन्टल मोशन है तो x डायरेक्शन का जो एक्सेलरेशन है वो तो 0 होगा, तो s इंटू एक्स कितना आएगा ux इंटू टी के बराबर है ना। तो ux कितना दिया x डायरेक्शन में, ये दिया है 5 और कितना टाइम में 3 सेकंड में है ना, तो ये हो गया 3, तो ये कितना आएगा यहाँ से 15 मीटर, यानी हॉरिजॉन्टल का डिस्टेंस कितना है 15 मीटर। तो बस ये मेरे पास आ गया, इसको यहाँ पे रखेंगे तो dy/dx भी निकाल सकते हैं सिंपल, कितना आएगा यहाँ से g की वैल्यू होगी 10, ये x होगा 15 और डिवाइड बाई ये कितना है u स्क्वायर, यानी कितना होगा 25। तो कर सकते हैं 5 3 जा 25 और 5 5 जा 25 है ना, और ये हो जाएगा 2, तो कितना आएगा ये आ जाएगा 6। तो बस रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हैं, कितना होता है 1 प्लस dy/dx का स्क्वायर पूरे की पावर 3/2 और नीचे कितना होता है d²y/dx स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये होगा 1 प्लस dy/dx कितना होगा, ये रहा 6, तो ये हो जाएगा 36 की पावर 3/2 और नीचे कितना आएगा d²y/dx स्क्वायर, ये कितना है 2/5 सिंपल, ये बचेगा ना। इसके बाद मैं इधर कर देता हूँ कैलकुलेशन, इसके बाद क्वेश्चन को मैं इधर कर देता हूँ, ये कितना हो जाएगा टोटल 37 की पावर 3/2 और डिवाइड बाय 2/5 है ना। इसको अप्रोक्सीमेट 36 मान सकते हैं, 36 मानेंगे तो कितना होगा यहाँ पे, ये होगा 6 की पावर 3/2 है ना। 6 की पावर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 की पावर 2, ये 6 की पावर 3 बचेगा यहाँ से है ना भाई। 36 को क्या लिखोगे 6 स्क्वायर, तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा, और यहाँ पे कितना आएगा ये आएगा 5/2 है ना। तो कितना आएगा 216 इंटू 5/2 कट करेंगे 108 इंटू 5 है ना। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर अप्रोक्सीमेट कितना आएगा 108 इंटू 5, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा 4, ये आएगा 540, कितना आएगा 540 मीटर अप्रोक्सीमेट, ये आएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो बस ये वैल्यू मैंने निकाली और इसके अंदर वैल्यू रख दी और सिंपल आंसर निकाल लिया 540 मीटर। इसको नोट करो, चलिए ये नोट कर लिया होगा आपने, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए, तो ये थे मेरे पास कुछ क्वेश्चन, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन में कैसे एक्ट होगा, तो सारे कॉन्सेप्ट को मैंने आपको यहाँ पे बता दिया और हर तरीके के क्वेश्चन को भी यहाँ पे डिस्कस कर लिया। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कि ये तो मोशन यहाँ पे कंप्लीट होता है कि सर्कुलर के केस में मोशन कैसे अप्लाई होगा। अब बात करेंगे फोर्स के बारे में। ठीक है, तो तब तक आप पढ़ाई करते रहिए, इस चैप्टर को अभी तक आप ध्यान से पढ़ो, सारे नोट्स बनाओ, फिर उसके बाद फोर्स की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो तब तक आप पढ़ाई करते रहिए, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।